हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा का नॉवेल क्योंकि वो बीवियां बदलते थे का 8वां भाग। इसके पहले के 7 भाग आपको वेद प्रकाश शर्मा की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फैशन और जो नहीं पीता उसे बैकवर्ड कहा जाता है। ये ये तुम ये तुम क्या कह रही हो। कहने के साथ चांदनी बौखलाकर अशोक बजाज की तलाश में चारों तरफ नजर दौड़ाई। वह बार काउंटर के नज़दीक खड़ा पैक बना रहा था। चांदनी लपक कर उसके नज़दीक पहुंची और बोली, अशोक, मुझे इस पार्टी में शिरकत नहीं करनी, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। पैक तैयार कर चुका अशोक बजाज उसकी तरफ घूमा और गिलास उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, लो। अशोक। चांदनी के हलक से चीख से निकल गई। देखती रह गई वो उसकी तरफ। ये तुम क्या कह रहे हो। अशोक बजाज के चेहरे पर उस वक्त गंभीरता के भाव थे। उसने हुक्म देने के से लहजे में कहा, इसे पकड़ो चांदनी। अशोक, तुम मुझसे शराब पीने के लिए कह रहे हो। मारे हैरत की चांदनी का बुरा हाल था। छोड़ यार। धीरज सिंघानिया उनके नज़दीक पहुंचता अशोक बजाज से बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये तेरा कहना भी नहीं मानेगी। असल में चांदनी उस स्टैंडर्ड की है ही नहीं जिस स्टैंडर्ड में तेरी वजह से आ गई है। क्या मतलब। चांदनी उसकी तरफ देखकर घुर रही। बुरा मत मानना चांदनी, रतन बिरला ने कहा, और बुरा मानने की कोई बात है भी नहीं। असल में इस सबके लिए दिमाग खुला होना चाहिए, और दिमाग खुलता है परवरिश से। बिल्कुल ठीक कहा तूने, संजय कपाड़िया बोला। इंसानी दिमाग उसी स्तर तक परिपक्व होता है जिस परिवेश में वो पलकर बड़ा होता है। चांदनी उस परिवेश में पली ही नहीं जिसमें पलने के बाद दिमाग खुलते हैं। इनके परिवेश के लोगों के दिमाग आज भी बंद पड़े हैं। महज हमारे यार से शादी हो जाने के कारण तो ये तकियानुसी विचारों से बाहर नहीं आ सकती ना। मैंने तो अशोक से पहले ही कहा था, रतन बिरला ने उनके नज़दीक आते हुए कहा। तब जबकि इसने अपने पेरेंट्स से चांदनी से शादी करने की जिद की थी। मैंने कहा था कि दोस्त, शादी अपने स्टैंडर्ड की लड़की से करनी चाहिए। बाद में दिमाग विकसित ना होने के कारण बहुत सी दिक्कतें आती हैं, पर इसने अपने पेरेंट्स के साथ साथ मेरी भी एक नहीं सुनी। उस वक्त मोहब्बत का भूत जो सवार था अपने इस पर। एक बार फिर कपाड़िया ने कहा, वह भूत होता ही ऐसा है कि अच्छे से अच्छे आदमी की बुद्धि हर लेता है। उस वक्त इसकी समझ में ये बात कहाँ आने वाली थी कि मीडियम क्लास में पली बड़ी लड़की इसकी कंपनी में एडजस्ट नहीं हो सकती। मारे गुस्से के चांदनी का चेहरा सुर्ख हो गया। अशोक बजाज की भी यही हालत नजर आ रही थी, लेकिन सिर्फ नजर ही आ रही थी। असल में वह गुस्से में नहीं था। वह सब तो केवल चांदनी को दिखाने के लिए था। उसने सचमुच गुस्से की आग में सुलगती चांदनी का बाजू पकड़ा और घसीटता सा उन सबसे दूर ले जाकर दांत भींचे लहजे में बोला, प्लीज़ चांदनी, प्लीज़, मेरी सोसाइटी में मेरी बेइज्जती मत कराओ। अरे, मारे हैरत के चांदनी का बुरा हाल था। शराब पीने से इनकार करके मैं तुम्हारी बेइज्जती करा रही हूँ। हाँ, समझने की कोशिश करो। बजाज के दांत अब भी भिजे थे। हम लोग जिस सोसाइटी का हिस्सा है वहाँ विस्की न पीना छोटी सोच का परिचायक है। खिल्ली मत उड़वाओ मेरी। चांदनी इस तरह अशोक के चेहरे की तरफ देखती रह गई जैसे जादूगर के हाथ में जादू के जोर से पैदा हो गए कबूतर को देख रही हो। मुंह से निकला, तो तुम्हारी कहाँ अशोक। तुम्हारे दोस्त तो मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, और तुम। वही तो। बजाज ने उसकी बात काटी। वही तो कह रहा हूँ मैं। तुम्हारी खिल्ली उड़ाना मेरी बेइज्जती होना। पर वे ठीक कह रहे हैं। एक बार फिर अशोक बजाज ने चांदनी को नहीं बोलने दिया। अब तुम मीडियम क्लास कामता प्रसाद की बेटी नहीं, बल्कि अशोक बजाज की बीवी हो। इस देश के चंद बड़े घरानों में से एक घरा बजाज घराने की बहू। तुम्हें वैसा ही बिहेव करना चाहिए। समझने और महसूस करने की कोशिश करो कि तुम क्या बन चुकी हो और किस स्टेटस के लोगों के बीच खड़ी हो। अशोक। वह उसकी तरफ ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे उसके चेहरे को नहीं, बल्कि सिर पर अचानक नजर आने वाले सींगों को देख रही हो। ये कैसा स्टेटस है, कैसा स्टैंडर्ड है जहाँ मुझे खुद को तुम्हारी बीवी साबित करने के लिए शराब पीनी ज़रूरी है। जो खुद को जैसे देश वैसे वेश में नहीं डाल सकता, वह कभी तरक्की नहीं कर सकता। तुम मुझसे बहुत पीछे रह जाओगी चांदनी। उसकी इस बात पर चांदनी कुछ बोल नहीं सकी, बस देखती रह गई उसे, जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। और फिर उसने झपटने के से अंदाज में अशोक बजाज के हाथ से गिलास लिया और अपने गुलाबी होठों से लगाकर एक ही सांस में पीती चली गई। उसकी ये हरकत देखकर अशोक बजाज को कहना पड़ा, संभल कर, फंदा लग जाएगा। पर अब चांदनी ने उसकी एक ना सुनी। गिलास होठों से तभी हटाया जब खाली हो भी चुका। ऐसा करने के बाद उसने तीखी दृष्टि से अशोक बजाज की तरफ देखा और फिर गिलास को एक तरफ उछालकर बार काउंटर की तरफ बढ़ गई। उस वक्त वह विस्की की बोतल से एक नए गिलास में विस्की डाल रही थी जब लॉन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
वहाँ पहले से मौजूद लगभग सभी लोग तालियां बजा रहे थे। जबकि लपक कर उसके नज़दीक पहुंचे बजाज ने कहा, इस तरह नहीं चांदनी, इसमें बर्फ़ पानी या सोडा मिलाकर पीते। चांदनी ने अपनी कौनी से उसे परे ढकेल दिया। अब वे फार्म हाउस की इमारत के अंदर थे, बेशकीमती फर्नीचर से सजे एक बहुत बड़े हॉल में। उस हॉल की छत करीब 25 फुट ऊपर थी। गुम्बदाकार छत के अंदरूनी हिस्से में ठीक बीचों बीच एक कुंदा लगा था, और कुंदे से कनेक्टेड जंजीर के निचले सिरे में लटका हुआ था एक फानूस, क्रिस्टल का बना, लाखों रुपए की कीमत का फानूस था वह। उसमें रोशन बल्बों की रोशनी ने हॉल में दिन जैसा उजाला फैला रखा था। दीवारों पर लगी फैंसीज भी रोशन थी। उनकी रोशनी में साफ 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 चमक रही थी विभिन्न दीवारों पर लगी अनेक पेंटिंग्स। वे पेंटिंग्स दुनिया के माने हुए आर्टिस्टों द्वारा बनाई गई थी, उनके द्वारा, जिनके बारे में सबको मालूम था कि उनकी एक एक पेंटिंग की कीमत लाखों में होती है। सभी पेंटिंग्स में एक बात कॉमन थी, ये कि उनमें औरत मर्द के जिस्मों को उकेरा गया था। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कला के अद्भुत नमूनों के बहाने से वह सब कुछ दिखा दिया गया था जिसे अजंता एलोरा की गुफाओं की कलाकृतियों में उनके कलाकार दिखाने से चूक गए थे। हॉल की दीवारों में चारों तरफ अनेक कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। फिलहाल वे बंद थे। जाने कहाँ कहाँ छुपे माइक्स के जरिए वहाँ धीमा धीमा संगीत गूंज रहा था। केवल संगीत, उसमें किसी गीत के बोल नहीं थे, मगर वह संगीत ही अपने आप में बेहद कामुक था। मौजूद जोड़े उस संगीत की धुनों पर थिरक से रहे थे। एक बार काउंटर उस हॉल में भी था। बार काउंटर के नज़दीक एक ट्रॉली रखी हुई थी। ट्रॉली पर था कांच का बना एक बहुत बड़ा जार। सिंघानिया उस ट्रॉली को ढकेलता हुआ हॉल के मध्य की तरफ ला रहा था। उसके कदमों में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। उतनी लड़खड़ाहट तो शायद वहाँ मौजूद हर जीव के कदमों में थी। चांदनी की हालत कदमों की लड़खड़ाहट से आगे की थी। अपना सिर उसे बुरी तरह घूमता सा महसूस हो रहा था। दोनों हाथों से वह अशोक बजाज का बाजू थामे हुई थी, कुछ ऐसे अंदाज में जैसे ऐसा खुद को गिरने से बचाने के लिए कर रखा हो। वह भले ही अपने पति के साथ हो, लेकिन अन्य कोई भी उसे अपने पति के साथ नजर नहीं आ रही थी। किरण सिंघानिया रमेश भंसाली की बाहों में बाहें डाले उत्तेजक संगीत पर उत्तेजक अंदाज में थिरक रही थी, तो सुधा बंसाली रतन बिरला की बाहों में। चांदनी अपनी आंखों से देखने के बावजूद इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अवंतिका संजय कपाड़िया की बाहों की शोभा बनी हुई थी। उसे लगा था कि नशे के कारण उसे सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। धीरज सिंघानिया ने ट्रॉली हॉल के बीचों बीच लाकर रोक दी और सभी को संबोधित करता हुआ ऊंची आवाज में बोला, अब हम इस जार को, पूरे जार को बियर से भरेंगे। उसके बाद क्या होगा? कहने के बाद मंजू कपाड़िया ने अपनी उंगलियों में मौजूद सिगरेट में कश लगाया था। जो भी होगा सबके सामने होगा और हमेशा की तरह एकदम फेयर होगा। ये शब्द किरण सिंघानिया ने कहे थे। मैंने और धीरज ने पिछली पूरी रात जागकर ये दिलचस्प खेल सोचा है। बताओ तो सही सिंघानिया, ठहाके के बाद अवंतिका ने पूछा था। जार में बियर डालने के बाद क्या होगा? वह सस्पेंस बाद में खुलेगा, पहले हम सबको इसे बियर से भरना। कहने के बाद वह वापस बार काउंटर की तरफ बढ़ा। उसके पीछे लगभग सभी उस तरफ बढ़ गए थे। अशोक भी चांदनी को संभाले उस तरफ बढ़ा। सभी ने ओपनर से बियर की बोतलें खोली और जार के करीब पहुंचकर उन्हें उसमें खाली कर दिया। अशोक के इशारे पर चांदनी ने भी वैसे ही किया। अब वह किसी भी मामले में अशोक के दोस्तों से पीछे नहीं रहना चाहती थी। नशे की तरंग में उसके जहन में एक ही बात सवार हुई थी, ये कि अशोक के दोस्तों की सोसाइटी में उसे अपने पति की बेइज्जती नहीं होने देनी है। कांच के पारदर्शी जार को पूरा भरने के लिए हर एक को कई कई बार बार काउंटर से लेकर जार तक के चक्कर काटने पड़े थे। जार भर गया। उसके ऊपरी हिस्से से बियर के उफनते से जार ट्रॉली के टॉप पर गिरने लगे तो सिंघानिया ने कहा, अब हम सबको अपनी गाड़ी की चाबियां इस जार में डालनी है, इस तरह। कहने के साथ उसने अपनी जेब से अपनी गाड़ी की चाबी निकालकर जार में डाल दी। इससे क्या होगा? रतन बिरला ने पूछा। चाबी उसमें डालो तो सही डार्लिंग, किरण बोली। जो होगा दिलचस्प होगा और सबको पसंद आएगा। ओके। कहने के साथ रतन बिरला आगे बढ़ा और जार के नज़दीक पहुंचकर तो अपनी गाड़ी की चाबी उसमें डाल दी। रमेश भंसाली और संजय कपाड़िया ने भी वैसे ही किया। किरण सिंघानिया ने अशोक बजाज से कहा, अब केवल तुम रह गए हो बजाज, अपनी चाबी भी जार में डालो। उसने भी आगे बढ़कर अपनी चाबी जार में डाल दी। उसके ऐसा करते ही चांदनी के अलावा बाकी सभी लोग खुशी से ताली बजा उठे थे, और वह अवंतिका बिरला थी जिसने तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम होने पर कहा, अब हम सब पूरी गर्मजोशी से अपने इस क्लब में तुम्हारा स्वागत करते हैं बजाज। अशोक बजाज केवल मुस्कुराकर रह गया। सिंघानिया ने ऊंची आवाज में पूछा, जार में पड़ी चाबियां किसी को चमक तो नहीं रही हैं दोस्तों? नहीं, लगभग सभी ने एक साथ कहा। अब हर लड़की जार में हाथ डालकर एक चाबी निकालेगी। जिसके हाथ में जिसकी चाबी आएगी, आज पूरी रात के लिए उसकी चाबी उसी की हो जाएगी।
हुर्रे! एक साथ सभी ने नारा सा लगाया। क्या गेम है! लेकिन हमेशा की तरह यह नियम आज भी लागू रहेगा कि अगर इत्तेफाक से किसी लड़की के हाथ में अपने पति की चाबी आ जाएगी तो उसे चाबी को वापस जार में डालकर दूसरी चाबी उठानी होगी। ये बात किरण सिंघानिया ने कही। मंजूर, कहने के साथ झूमती सी मंजू कपाड़िया जार की तरफ बढ़ी। सबसे पहले मैं चाबी निकालूंगी। और फिर उसने अपना हाथ कोहनी तक जार में डालकर घुमाया। उसकी उंगलियां जार में पड़ी चाबियों पर थिरक रही। एक एक बार उसने सभी 5 चाबियों को छेड़ा और फिर झटके से उनमें से एक चाबी को मुट्ठी में भींचकर हाथ बाहर निकाल लिया। चाबी को देखा और उसे देखते ही प्रसन्नता भरे आवेग में चीख पड़ी, रतन! आज रतन का मेरा आज रात का मेरा साजन रतन बिरला! हुर्रे! दोनों हाथ हवा में उठाकर रतन बिरला ने इस तरह नारा सा लगाया जैसे उसकी लॉटरी निकल आई हो। चांदनी और अशोक के अलावा बाकी सभी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगे थे, जबकि मंजू कपाड़िया दोनों बाहें पसार कर रतन बिरला की तरफ लपकती सी बोली, कितनी पार्टियां हो चुकी हैं जाने मन। हर पार्टी में मेरी ख्वाहिश तुम्हें साजन बनाने की होती थी, लेकिन किस्मत साली धोखा दे जाती है। मगर आज ठीक कहा डार्लिंग, रतन बिरला ने उसकी तरफ लपकते हुए कहा, आज हमारी किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं। मैं भी पहली रात से ही तुम्हें अपनी अंकशैनी बनाने के लिए मरा जा रहा था। इन शब्दों के साथ दोनों गले मिले। गले क्या मिले, दोनों ने एक दूसरे को कसकर बाहों में भींच लिया। और यदि यहीं पर बस हो जाती तब भी शायद चांदनी के समझने में कोई कसर रह जाती, मगर बात यहाँ से भी आगे बढ़ चुकी थी। एक झटके से मंजू कपाड़िया और रतन बिरला के होठ मिले। वातावरण में तालियों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई थी। चांदनी बौखलाई। नशे में धुत अपनी आंखों से उसने अवंतिका बिरला और संजय कपाड़िया की तरफ देखा और वह और ज़्यादा बौखला उठी। जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी आंखें वही देख रही हैं। वे दोनों इस तरह खुश होकर तालियां बजा रहे थे जैसे स्टेज पर चल रहे किसी कामयाब शो को देखा हो। संजय अपनी बीवी को रतन बिरला की बाहों में देखकर खुश था और अवंतिका अपने पति को मंजू कपाड़िया की बाहों में देखकर। कैसे हो सकता है ऐसा? चांदनी कैसे यकीन कर लेती कि वही हो रहा है जो उसकी आंखें देख रही हैं? कहाँ गया वह कल्चर जिसके तहत भारतीय पुरुष राह चलते अपनी पत्नी पर फफ्ती कसने वालों तक को लहूलुहान कर देता था? पत्नी अपने पति को दूसरी औरत की बाहों में देखकर शर्मसार हो जाती थी, मगर जो हो रहा था सो हो रहा था और चांदनी उस सबको देखने के लिए मजबूर थी। बस अभी तक भी यही यकीन नहीं आ रहा था उसे कि इस सबको वह साक्षात देख रही है या सपने में। पलट कर अशोक की तरफ देखा उसने और उस वक्त तो उसके देवता ही कूच कर गए जब उसे भी खुश होकर ताली बजाते पाया। इससे पहले कि वो उसको कुछ कहती, हॉल में अवंतिका बिरला की आवाज़ गूंजी, अब मेरा नंबर है। चांदनी की निगाह उसकी तरफ उठी। अवंतिका इस तरह हाथ उठाए बियर से भरे जार की तरफ बढ़ रही थी जैसे क्लास में किसी स्टूडेंट ने टीचर के किसी सवाल का जवाब देने के लिए हाथ उठा रखा हो। जार के चारों तरफ खड़े वे हंसी ठट्टे के साथ तरह तरह के कमेंट्स कर रहे थे। हजार सस्पेंस बनाती अवंतिका ने जार में हाथ डाला। बहुत देर तक उसे उसी में घुमाती रही। जब काफ़ी देर हो गई तो किरण सिंघानिया ने कहा, अरे जल्दी कर, मुझे बेताबी से अपने नंबर का इंतज़ार है। ढूंढने दे दो किरण, रमेश भंसाली बोला। वो मेरी चाबी ढूंढ रही है। पिछली बार उसने कहा था कि जो मज़ा मैंने दिया है वो उसने पहले कभी किसी से नहीं पाया। एक बार फिर चारों तरफ ठहाके। अवंतिका ने जार से जब अपना हाथ निकाला तो उसकी मुट्ठी बंद थी। उसी हाथ के अंगूठे से उसने रमेश भंसाली को ठेंगा दिखाया। अरे खोल ना मुट्ठी, मंजू कपाड़िया ने कहा। अवंतिका ने मुट्ठी खोली, चाबी को देखा लेकिन नाम की घोषणा नहीं की। वाओ कहकर चाबी को वापस मुट्ठी में भींचा। दोनों हाथ अपने वक्ष स्थल पर रख लिए और अशोक बजाज की तरफ बढ़ने लगी। वह वासनामयी नज़रों से अशोक को देख रही थी। सभी समझ गए उसके पास अशोक की गाड़ी की चाबी है। और अशोक बजाज का दिल यूं पसलियों पर सिर टकराने लगा जैसे वह अभी अभी देहरादून से दौड़कर मसूरी पहुंचा हो। चांदनी जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अशोक की आंखों में झांकती अवंतिका उसके नज़दीक पहुंची, बेहद नज़दीक। अशोक की नज़रें भी उसी पर जमी थीं और दिलो दिमाग में चल रही थी आंधी। इस विचार की आंधी कि अवंतिका बिरला जब उससे लिपटेगी तो चांदनी की क्या प्रतिक्रिया होगी। मगर ऐन वक्त पर अवंतिका ने पैंतरा बदला और अशोक के ठीक बगल में खड़े संजय कपाड़िया से जा लिपटी। तब लोगों की समझ में आया कि उसके पास अशोक की नहीं बल्कि संजय की कार की चाबी है। सभी तालियां बजा उठे। संजय ने अवंतिका का स्वागत उसे अपनी बाहों में भरकर किया था। इस तरह किरण सिंघानिया के हिस्से में रमेश बंसाली आया। अशोक बजाज को जब ये पता लगा कि सुधा बंसाली के हाथ उसकी गाड़ी की चाबी लगी है तो उसे तो मानो मनचाही मुराद मिल गई। बहरहाल लीला कॉन्टिनेंटल में उसे देखने के कारण ही तो वह यहाँ था। ये तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी मुराद पहली बार में ही पूरी हो जाएगी। सुधा ने उसके नज़दीक आकर जब अपने सुलगते होठ उसके होठों पर रखे और चांदनी जंगली बिल्ली की मानिंद उस पर झपटने ही वाली थी कि
हुर्रे! अपने स्थान से उछलकर सबसे जोरदार नारा सिंघानिया ने लगाया था। बगैर चाबी निकाले आज की इस महफिल की मल्लिका मेरी हुई, क्योंकि अब जार में केवल मेरी चाबी है। इससे पहले कि चांदनी को समझ पाती, धीरज सिंघानिया ने उसे कुछ यूं झपट कर दबोच लिया जैसे बाज ने कबूतरी को दबोचा हो। क्या कर रहे हो? ये हटो, छोड़ो मुझे। चीखने के साथ चांदनी नाम की कबूतरी उसके बंदरों में छटपटाई, मगर धीरज भला उसे कहाँ छोड़ने वाला था। उस वक्त वो अपने होंठ चांदनी के होंठों पर रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जब चांदनी चिल्लाई, बचाओ अशोक, बचाओ मुझे। पर अशोक की बाहों में तो सुधा थी, सुधा बंसाली, जिसने उसकी रातों की नींद उड़ाकर रख दी थी। यह खामोश खड़ा धीरज की बाहों में वह खामोश खड़ा धीरज की बाहों में मचलती अपनी पत्नी को देखता रहा। और एक वक्त ऐसा आया जब चांदनी ने धीरज को जोर से धक्का दिया, इतनी जोर से कि धीरज खुद को संभाल नहीं सका। लड़खड़ाता हुआ सीधा उस ट्रॉली से जाकर टकराया जिस पर बियर से भरा जार था। जार कालीन पर जाकर गिरा, टूट गया। वह बियर दूर दूर तक बिखर गई। उसी के बीच धीरज सिंघानिया भी जा गिरा था। अशोक, क्या हो गया तुम्हें? क्यों मेरी मदद नहीं की? विफरी सी चांदनी झपट कर उसके नज़दीक आई और बाजू पकड़कर खींचती हुई बोली, चलो चलो यहाँ से। सुधा बंसाली सहम कर पीछे हट गई थी। अशोक कुछ कह भी नहीं पाया था कि धीरज सिंघानिया उछल कर खड़ा होता हुआ दहाड़ा, यह क्या बदतमीजी है यार, हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं या? धीरज ठीक कह रहा बजाज। वह रमेश बंसाली था जिसने आगे बढ़कर कहा, यह तो हद हो गई बदतमीजी की। किसी को किसी का इतना अपमान करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। तुम्हारी बीवी हमारे किसी काम की नहीं है। हमारी पार्टियों में सब कुछ खुशी से और आपसी सहमति से होता है। भंसाली, अशोक बोला, समझने की कोशिश करो। चांदनी को यहाँ आने से पहले मालूम नहीं था कि यही तो। रतन आगे बढ़ा, यही तो गलती की तुमने। तुमने चांदनी को तैयार किए बगैर यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ऐसे लोग नहीं हैं हम कि किसी के साथ ज़बरदस्ती करें। अगर किसी की मर्ज़ी नहीं है तो ना सही। तुम अपनी इस सती सावित्री को यहाँ से ले जा सकते हो। हमारी पार्टी का बेड़ा गर्क मत करो। पार्टी का बेड़ा गर्क तो ये कर चुका है, किरण बोली। सबके मूड चौपट हो गए। हमारी पार्टी में ऐसा कभी नहीं हुआ। होश में आओ चांदनी, होश में आओ। भन्नाए हुए अशोक ने उसे जोर से झंझोड़ा। ये क्या किया तुमने? क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? इज्जत? जैसे सिंगनी गुर्राई। इज्जत तुम्हारी खतरे में है या मेरी? तुम तुम खुद अपनी बीवी की इज्जत लुटवाने पर आमादा हो। ऐसे मैंने पहले कभी देखा ना सुना। उफ, कूड़ मगज हो तुम, पूरी तरह कूड़ मगज। अशोक दांत भींच कर क्या उठा। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही कि शरीर का इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं? क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे? क्या बिगड़ जाएगा शरीर का? कौन सी इज्जत है वो जो धीरज के साथ वह करने से तार तार हो जाएगी जो मेरे साथ हर रात करती हो? चांदनी के मुंह से बोल ना फूट सका। मुखड़े पर हैरत का सागर लिए वह अशोक को देखती रह गई। उसे, जो उसका पति था, उसके बारे में वैसा तो वह कभी सोच ही नहीं सकती थी। सब कुछ अपने कानों से सुनने के बावजूद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह सब अशोक ने कहा। उसके अशोक ने। नशे में होने के बावजूद इसके कानों में सीटियां सी बज रही थी। और उसे खामोश देखकर अशोक को लगा कि वह उसकी बात सुनने को तैयार है। सो थोड़े प्यार से उसे समझाने वाले अंदाज में बोला, ये इज्जत विज्जत का फितूर अपने दिमाग से उतारो चांदनी, और सोचो, ऊपर वाले ने ये ज़िंदगी हमें किस लिए दी है? भरपूर मज़ा लूटने के लिए। देखो, दो आदमियों के प्यार करने का स्टाइल कभी एक नहीं हो सकता। मेरा अंदाज़ अलग है, सिंघानिया का अलग होगा। मेरे अंदाज़ का आनंद तो लेती ही रहती हो। आज धीरज के अंदाज़ का आनंद दो, मुझे सुधा भंसाली के अंदाज़ का आनंद लेने दो। यही ज़िंदगी है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम परेशान क्यों होती हो? एक रात किसी दूसरे के साथ गुजारोगी। चुप! दहाड़ने के साथ वह पीछे हटी। चुप हो जाओ अशोक। आज आज मैं तुम्हारा पति मानने से इनकार करती हूँ। तुम सब। ऐसा कहने के साथ उसने सुलगती हुई आंखों से सभी को घूरा था। तुम सब राक्षस हो, जानवर। जैसा तुम करते हो वैसा इंसान नहीं, जानवर करते हैं। मैं तुम जानवरों के बीच में नहीं रह सकती। जा रही हूँ यहाँ से। कहने के बाद वह मुड़ी और लड़खड़ाते से कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अभी वह 2-3 कदम ही चल पाई थी कि संजय कपाड़िया ने लपक कर रास्ता रोक लिया। कहा, नहीं, तुम इस तरह नहीं जा सकती। संजय, रतन उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, लेकिन हाँ, अशोक को भी इसके साथ जाना होगा। अकेला शख्स इस क्लब का मेंबर नहीं हो सकता। अशोक को लगा चांदनी की बेवकूफ़ी के कारण सुधा नाम का निवाला उसके होठों तक पहुंचकर लौटने वाला है। रतन, कपाड़िया ने कहा, मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती करने को नहीं कह रहा, लेकिन अगर ये लोग इस तरह यहाँ से चले गए तो सोचो कल क्या होगा। एकाएक बात सभी की समझ में आ गई। सनसनाकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। संजय ठीक कह रहा है, अवंतिका बोली, हमारा राज राज नहीं रह जाएगा, और राज अगर राज नहीं रहा तो नहीं। धीरज सिंघानिया ने कहा, हम इन्हें इस तरह यहाँ से नहीं जाने दे सकते। एकाएक अशोक बजाज बोला,
मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। तो भंसाली ने पूछा, तो फिर क्या किया जाए? सिंघानिया, अशोक उसके नज़दीक पहुँचता बोला, अपने पार्टनर की रजामंदी से तो तूने बहुतों के साथ बहुत कुछ किया होगा, आज थोड़ी ज़बरदस्ती भी सही, यह अनुभव तेरे लिए नया होगा। अशोक ने ठीक कहा, सुधा आगे आई, एक बार जब वैसा हो चुका है तो यह खुद ही किसी से कुछ नहीं कहेगी। पुनः अशोक बोला, फिर भी अगर वैसी कोई कोशिश की तो इसे रोकने की जिम्मेदारी मेरी है। धीरज सिंघानिया ने कहना चाहा, लेकिन ज़बरदस्ती? यदि तेरे बस का बिगड़ी हुई घोड़ी को काबू में करना नहीं है तो पहली बार अपने क्लब के नियम को तोड़कर अदला बदली कर लेते। भंसाली बोला, किरण आज रात के लिए तेरी और ये बेलगाम घोड़ी मेरी। मेरा दावा है कि सुबह तक ये हमारे क्लब की पक्की मेंबर बन चुकी होगी। मैं तेरा मुंह नोच लूँगी कमीने। दांत भींच कर कहने के साथ चांदनी भंसाली पर झपटी ज़रूर थी, लेकिन उस तक पहुँच नहीं सकी, क्योंकि उससे पहले ही पीछे से झपट कर धीरज सिंघानिया ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। वह झटपटाई, लेकिन इस बार उसे मजबूती से दबोचे सिंघानिया ने कहा, बात तो अशोक ने ठीक कही दोस्तों, रजामंदी का मज़ा तो अनेक बार लूटा है, बिगड़ी हुई घोड़ी पर सवारी करने का मज़ा कुछ अलग ही होगा। ये हुई ना बात, किरण सिंघानिया ने कहा। रतन उसे भाव में बढ़ता बोला, बात तो तब बने जाने मन जब तुम भी बिगड़ी हुई घोड़ी बन जाओ। आज से पहले ऐसी घोड़ी पर सवारी करने का ख्याल ही जहन में नहीं आया था। तो ये लो, अवंतिका ने संजय कपाड़ियों को जोर से धक्का देकर खुद से परे हटाते हुए कहा, मैं भी बिगड़ी हुई घोड़ी बन गई। आज रात तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मैं चला दोस्तों, मेरा काम आज तुम सबसे ज़्यादा टिपिकल है। कहने के साथ चांदनी को दोनों बाहों में उठाए धीरज सिंघानिया एक कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। उसकी मजबूत गिरफ्त में जकड़ी चांदनी छटपटाने और चीखने चिल्लाने से ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। नज़दीक पहुंचकर उसने एक ही ठोकर में दरवाज़ा खोला, चांदनी को जकड़े चौखट पार की और दरवाज़ा वापस बंद हो गया। उसके पार से चांदनी के चीखने की आवाज़ें अब भी आ रही थीं, और चीखने की आवाज़ें केवल उसी के मुंह से नहीं निकल रही थीं। मंजू, किरण और अवंतिका भी उसी की नकल करने लगी थी। रतन, भंसाली और कपाड़िया ने अपनी अपनी शिकारों को उसी तरह गिरफ्त में जकड़ा जिस तरह धीरज सिंघानिया ने चांदनी को जकड़ा था, और 3 अलग अलग कमरों की तरफ बढ़ गए। सुधा अशोक से बोली, शायद हमें इस नाटक की ज़रूरत नहीं। लीला कॉन्टिनेंटल में मैंने भी तुम्हें अपनी तरफ देखते देखा था और तभी से तुम्हारी बाहों में गिरफ्त होना चाहती थी। अशोक ने उसे गोद में उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। चांदनी के कानों में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें पड़ी, चिर परिचित आवाज़ें। हर रोज़ आंखें खुलने पर उसे सबसे पहले यही आवाज़ें सुनाई देती थी। उसके अपने बेडरूम की खिड़की बजाज विला के लंबे चौड़े किचन लॉन में जो खुलती थी, और सुबह के समय उस लॉन के पेड़ों पर रहता था रंग बिरंगी चिड़ियों का बसेरा। एक झटके से उसके दिमाग में यह विचार उभरा कि क्या वह अपने बेडरूम में पिछली रात के भयानक दृश्य चलचित्र की तरह मस्तिष्क पटल पर उभरते चले गए थे। आंखें खुलने के साथ ही वह एक झटके से उठ बैठी। खुद को अपने बेड पर पाकर एक पल को तो लगा कि जो तस्वीरें जहन में उभर रही हैं वे शायद उसने स्वप्न में देखी। बड़ा ही भयानक सपना था, मगर अगले ही पल एहसास हुआ कि नहीं, वह सपना नहीं था। जो कुछ हुआ वास्तव में हो गया। इससे ज़्यादा वह अभी कुछ सोच तक नहीं पाई थी कि कानों में तेज़ी से किसी पर्दे के सरकने की आवाज़ आई। बौखलाकर खिड़की की तरफ देखा, मगर ठीक से कुछ देख ना सकी। सूर्य रश्मियाँ सीधे सीधे उसकी आंखों में आ धसी थी। ये तो खूबी थी उसके और अशोक के बेडरूम की। अगर लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की का पर्दा हटा दिया जाए तो जिस्म को सुकून पहुंचाने वाली सुबह की सूर्य रश्मियाँ सीधे उनके बेड पर पड़ती थी। और हर सुबह अशोक को वह जगाया भी तो इसी तरह करती थी, बेड टी लेकर आया करती थी। तब तक अशोक सोता रहता था, उठता तभी था जब वह पर्दा सरका दिया करती थी। जिस तरह वह आंखें मिचमिचाता था उस तरह आज वह आंखें मिचमिचा रही थी, और जब आंखें देखने काबिल हुई तो हाथों में वही लिया अशोक खड़ा नजर आया जो उसके हाथों में होती थी। गुड मॉर्निंग कहता हुआ वह बेड के नज़दीक आया। उसके होठों पर चिंताकर्षक मुस्कान थी। चांदनी अपने होठों के बीच से कोई आवाज़ न निकाल सकी। बेड के नज़दीक आकर अशोक ने ट्रे साइड ड्राउस पर रखी। चांदनी पथराई सी आंखों से उसे बस देख रही थी। उसे देखते ही देखते अशोक ने केतली से ठीक उस तरह 2 कपों में चाय डाली जिस तरह वह डालती थी। एक कप उसकी तरफ बढ़ाता बोला, लो। चांदनी का हाथ यंत्र चलित अंदाज में आगे बढ़ा। प्यार तो हम एक दूसरे से बेइंतहा करते ही हैं। अशोक ने कप को उसके हाथ में लगभग फंसाते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि आज से हमारे बीच विश्वास और समझदारी भी बहुत गहरे तक कायम हो जाएगी, इतनी कि हम कभी एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे। इस बार चांदनी ने कुछ कहना चाहा, मगर गले से आवाज़ नहीं निकल सकी। जहन पर रात के दृश्य कुछ स्पष्ट होकर उभरे। कमरे के अंदर धीरज सिंघानिया से बचने के लिए जब वह दौड़ती भागती थक गई, निढाल हो गई, चीखते चीखते गला थक गया, लेकिन तब भी मदद के लिए कोई नहीं आया तो उसने खुद को धीरज सिंघानिया के हवाले कर दिया था।
अंतिम बार बेड की ड्रॉज की तरफ लपकी थी वह, और वहाँ रखी विस्की की बोतल को खोलकर अपने मुंह से लगा लिया था। हाँफता झाँपता सिंघानिया आंखें फाड़े उसे देखता रह गया था। और उसके बाद चांदनी ने हर विरोध बंद कर दिया था। उसे नहीं पता कि क्या क्या हुआ। आंखें खुलने पर यहाँ थी, अपने बेडरूम में। चांदनी, चाय पियो ना, कहने के साथ अशोक बजाज ने अपने कप से एक सिप लिया था। चांदनी न को कुछ बोल सकी, न कप को होठों की तरफ बढ़ा सकी, जबकि अशोक ने कहा, उम्मीद है रात तुमने एक नए अनुभव का एहसास किया होगा। वह इस बार भी कुछ न कह सकी, बल्कि अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अशोक से आंखें तक नहीं मिलाई उसने। चाय से भरा कप वापस ड्रॉज पर रखा और बेड से उतरकर कमरे में बिछे कालीन पर खड़ी हो गई। उसके जिस्म पर अब तक भी रात वाला लिबास था। उस वक्त वह बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी जब अशोक ने पूछा, कहाँ जा रही हो? जवाब देना तो दूर, चांदनी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके तेवरों पर अशोक जैसे थोड़ा सा ताव खा गया। अपना कप वह भी ड्रॉज पर रखकर खड़ा होता हुआ बोला, चांदनी। उसके लहजे पर तलखी को महसूस करके चांदनी रुक गई। वह उसके नज़दीक पहुंचा, पीछे से दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे और हौले से अपनी तरफ घुमाता हुआ संयंत्र स्वर में बोला, चांदनी, तुम आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की बेटी भले ही हो, लेकिन पढ़ी लिखी हो। फिर इस बात को समझ क्यों नहीं रही कि कुदरत ने औरत मर्द के बीच कोई रिश्ता नहीं बनाया। उसने धरती पर केवल आदम और हव्वा उतारी थी, जिनके शारीरिक संपर्क से मानव संतति आगे बढ़ी। मतलब ये हुआ कि उसने दो तरह के जिस्म इसलिए बनाए ताकि हम इन जिस्मों से आनंद के चरमोत्कर्ष को छू सकें। इन जिस्मों को इस बंदिश में तो हम लोगों ने, हमारे समाज ने बांधा है कि हम बिस्तर केवल पति पत्नी ही हो सकेंगे। यह बकवास भी हमारे दिमागों में इस समाज नहीं ठूसी कि अगर किसी और के साथ वैसा किया गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इज्जत लुट गई मान ली जाएगी। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, और हम पढ़े लिखे लोग बगैर लॉजिक के इस बात को क्यों माने? क्यों बंधे रहे समाज की सड़ी गली परंपराओं से? चांदनी अब भी कुछ नहीं बोली। हाँ, अशोक की तरफ देखते वक्त इस बार उसकी उदासी सी आंखों में हल्का सा तीखापन ज़रूर उभर आया था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? एक बार फिर अशोक के लहजे में झुंझलाहट झलकी। तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है या नहीं? अपनी आंखों में उसकी आंखों में शूल चुबाती जब वह बोली तो शब्द ब्लेड की धार जैसे पहने थे। एक बात कहूँ अशोक, कहो। जिस्म तो ठीक मेरे ही जैसा तुम्हारी बहन के पास भी है। चांदनी, वह गुर्रा उठा। सारे ही रिश्ते इंसानों के बनाए हुए हैं, समाज के बनाए हुए हैं। अगर हमारी पढ़ाई लिखाई उन्हें नकारने की तालीम देती है तो सभी को क्यों ना नकारे? अगर तुम उसके साथ हम बिस्तर बंद कर। आपे से बाहर अशोक ने उसके बाल पकड़े और उसके चेहरे को सिर सहित पीछे को खींचता हुआ दांत भींचकर गुर्राया, बंद कर अपनी गंदी जुबान। हालांकि पीड़ा के कारण चांदनी के अलग से चीख निकल जाना चाहती थी, लेकिन उसे रोके उसने उसी हालत में कहा, विफर क्यों रहे हो अशोक? समाज द्वारा बनाए गए रिश्तों को जब तुम मानते ही नहीं हो तो विफर क्यों रहे हो? तुम्हारी बहन भी तो एक औरत है। ठीक कहा था मेरे दोस्तों ने। एक बार फिर वह उसकी बात पूरी होने से पहले ही गुर्रा उठा। तुम अपने दिमाग का दायरा नहीं बढ़ा सकती। भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ मैं। इस बार वह बोली नहीं। पीड़ा से तड़पती चांदनी के होठों पर सताई ऐसी मुस्कान दौड़ती चली गई जो नश्तर बनकर अशोक के अंदर तक उतर गई थी। तिलमिलाता हुआ सा बोला वह, कान खोलकर सुन लो, अपने दिमाग का विस्तार तुम्हें करना ही होगा। इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं जाने दूंगा। कान खोलकर सुनो, अगर तुमने हमारी पार्टियों का जिक्र किसी से किया तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जान तक से हाथ धो सकती हो तुम। खुद पर काबू नहीं रख सका गोपाल मराठा। झपट कर दोनों हाथों से गिरेबान पकड़ लिया अशोक का और लगा दहाड़ने। हरामजादे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, ज़मीन में गाड़ दूंगा। तुम सब आदमी नहीं, जानवर हो, जानवर। मेरी मासूम बहन को, मेरी गुड़िया जैसी बहन को तुमने अपनी गंदगी की ऐसी दलदल में ढकेल दिया जिसके बारे में सोचने तक से शरीफ आदमी को घृणा होती है। तुम्हें तो सचमुच मार देना चाहिए, एक एक को गोली से उड़ा देना चाहिए। कहने के साथ उसने अशोक के जबड़े पर इतनी जोर से घूंसा मारा था कि वह पीछे वाली दीवार से झटक रहा। होंठ फट गया था उसका, खून बहने लगा। मगर मराठा को होश का, उस पर तो जैसे जुनून सवार था, जैसे पागल हो गया था। एक बार फिर झपटा, कालीन पर पड़े अशोक के बाल पकड़े और पूरी बेरहमी से ऊपर उठाने के साथ अपने घुटने की चोट उसकी टांगों के जोड़ पर की। अशोक डकरा कर दोहरा हो गया। गोपाल मराठा इस पर भी बस कर देता तो शायद गनीमत हो जाती, लेकिन उसने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। अशोक बजाज को अपने घूंसों, ठोकरों और टक्करों पर रख लिया उसने। यूँ धुन रहा था उसे जैसे अशोक हाड़ मांस का नहीं बल्कि भूसे का बना पुतला हो। जुनून ने गोपाल मराठा की हालत दरिंदे जैसी कर दी थी। सीट में सिर्फ और सिर्फ अशोक की चीखें गूंज रही थी। जब अति हो गई तो विभा ने कहा, वेद, रोको उसे। मैं हिला तक नहीं। वह शायद पहला मौका था जब मैंने विभा का कहना नहीं माना। वेद, वह चीखी, क्या हो गया तुम्हें?
उसे रोकते क्यों नहीं? देखो वह उसे मार डालेगा। मार डालने दो, मार ही डालने दो आंटी। गुस्से के ज्वालामुखी में तब्दील हुआ शगुन दहाड़ता। इसी लायक है ये जलील कुत्ता, ये सब साले इसी लायक है। छोड़ना नहीं मराठा अंकल, भूसा भर दो साले की खाल में। मैं तो कहता हूँ गोली से उड़ा दो। अरे ये क्या हो गया तुम लोगों को? वेद सुनते क्यों नहीं? फ़र्ज सिर्फ इतना ही था कि शगुन ने कह दिया था और मैं कह नहीं पा रहा था। दिमाग मेरा भी घिरना और गुस्से की आग से भरा पड़ा था। खुद को रोकने के लिए जबड़े भींच लिए थे मैंने, मुट्ठियाँ कस ली थी। मराठा अशोक पर पिला पड़ा था। शगुन उसे उकसाए जा रहा था, उसमें जोश भर रहा था। मड़िक विभा दहाड़ी, तुम रोको उसे। मड़िक मराठा पर झपटा। उसने उसे पकड़ने और रोकने की कोशिश की, मगर जिस जुनूनी अवस्था में इस वक्त वो था उसमें आदमी आसानी से काबू में नहीं आता। और उस वक्त तो हद ही हो गई जब गुस्से की ज़्यादती के कारण भन्नाई हुए मराठा ने हॉलस्टर से रिवॉल्वर खींच लिया और इससे पहले कि वह कोई अनर्थ कर डालता, विभा ही सिंगनी की तरह झपटी थी उस पर। ये क्या कर रहे हो मराठा? उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनती हुई चीखी। ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ दीजिए विभा जी, छोड़ दीजिए मुझे। ये साले समाज में सांस लेने लायक नहीं है। इन्हें तो बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। लाशों को घसीट कर शमशान ले जाना चाहिए इनकी। तुम एक सरकारी अफसर हो मराठे, तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता? काबू में करो अपनी भावनाओं को। सरकारी अफसर के आदमी नहीं होता विवाह। खुद को रोकने की लाख चेष्टाओं के बावजूद मैं बोल पड़ा। पुलिस में भर्ती होने के लिए क्या किसी को अपनी भावनाओं की हत्या करनी होती है? तुम बोलो, तुम्हारा दिल क्या कहता है? क्या ये समाज में रहने लायक है इस लायक कि सभ्य समाज में सांसें ले सकें? वेद, तुम्हें हो क्या गया? आपके सामने कभी बोला नहीं हो बहुरानी, लेकिन आज बोलने को जी चाहता है। मड़िक ने भी अंत तक कह ही दिया। क्या कहना चाहते? विभा ने उसे घूरा। आपने मराठा को रोकने के लिए कहा, मैंने रोका। आप और कुछ भी कहेंगी मैं करूँगा। आप में मेरी श्रद्धा जो है, लेकिन आज ये कहने से आप मुझे नहीं रोक सकती कि अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने को दिल नहीं चाहता। मुझे नहीं ढूंढना इन जानवरों के हत्यारों को, क्योंकि ढूंढ लिया तो आप उसे सज़ा करा देंगी, जबकि वो सज़ा का नहीं सम्मान का हकदार है। मड़िक, मैं गुर्राई, होश में तो हो तुम? मड़िक तुम्हारा मुलाजिम है विभा, तुम उसे चुप करा सकती हो। मेरा खून खौल रहा था, लेकिन अपने दोस्त को चुप नहीं कर सकती, सारे ज़माने को चुप नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से तो पूरी दुनिया में तुम्हें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि जो भी इन परिंदों का सफाया कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा। हत्यारा हत्यारा होता है वेद। अगर तुम्हारी परिभाषा से हत्यारा तय होने लगे तो हत्यारे तो राम भी थे, हत्यारे तो कृष्ण भी थे। इस धरती को असुरों की लाशों से पाट कर गुनाह तो फिर माता दुर्गा ने भी किया था। तुम देवी देवताओं की तुलना इंसानों से कैसे कर सकते हो? कौन देवी देवता विवाह, कौन इंसान और कौन भगवान? जाने कौन से जुनून में था मैं कि विवाह के सामने इतना बोल गया। जो अच्छे काम करे, नेक काम करे, पुण्य करे, वो देवी देवता। और भगवान, राम कृष्ण और माँ दुर्गा भी शायद पहले इंसान ही थे। भगवान तो हमने उन्हें इसलिए मान लिया क्योंकि उन्होंने दुष्टों का संहार किया, पापियों को मारा, राक्षसों की लाशें बिछाई। तुम पागल हो गए वेद। मैं भी पूरी भड़ास निकाल कर ही माना। और मेरे ख्याल से तो एक बार फिर ऐसा ही जीव इस धरती पर उतर आए जिसे भविष्य में लोग देवी देवता मानकर पूजेंगे, भगवान का दर्जा देंगे, क्योंकि वह एक एक करके दरिंदों का संहार कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसी बातें करनी है वेद तो मेरठ जा सकते हो। एकाएक ही विवाह जिंदर का लहजा बहुत ही रूखा और सख्त हो गया था। तुम्हारा इस केस में कोई काम नहीं। अभी भी मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके तेवर देखकर चुप हो गया। ऐसा ही शायद मराठा और शगुन के साथ हुआ था। कमरे में काफ़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। केवल अशोक की कराहें गुजर रही थी वहाँ। होठों के अलावा भी जिस्म के कई हिस्से से खून छलक आया था। विभा उसके करीब पहुंची, बोली, घबराओ नहीं, मेरे रहते तुम्हें कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे यह जानना है कि यह सिलसिला रतन की हत्या तक कैसे पहुंचा। उसने डरी डरी आंखों से मुझे, शगुन और मराठा को देखा और एक बार फिर बताने लगा। चांदनी के होठों पर चिंताकर्षक मुस्कान देखकर अशोक बजाज का दिमाग भक्क से उड़ गया। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शाम के वक्त चांदनी ने जब नेचुरल कलर की लिपस्टिक से सजे अपने गुलाबी होठों पर बहुत ही प्यारी मुस्कान बिखेरते हुए उसका स्वागत किया, तो उसके जहन की सभी नसें इस कदर झंझना उठी जैसे किसी ने उनसे बिजली का नंगा तार छुआ दिया। बात शाम के 6 बजे की है, तब की जब वह ऑफिस से लौटा। उस वक्त वह समझ नहीं पा रहा था कि चांदनी से कैसे निपटेगा, कैसे रिएक्ट करेगी चांदनी, पटरी पर आ भी पाएगी या नहीं। मगर बेडरूम में कदम रखते ही वह हो गया जो ऊपर लिखा जा चुका है, और जब वह हुआ तो अशोक बजाज के कानों में मानो सीटियां सी बजने लगी। उसे यकीन ही आकर नहीं दे रहा था कि चांदनी मुस्कुरा रही है, वह भी ऐसे अंदाज में जैसे ऑफिस से घर लौटने पर अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली पत्नी मुस्कुराया करती है।
इस बात को तो खैर वह अच्छी तरह जानता था कि चांदनी उससे बहुत प्यार करती है। बावजूद इसके उसके ऑफिस से लौटने पर ऐसे अंदाज में तो उसने पहले भी कभी स्वागत नहीं किया था। आज देर लगा दी आपने, चांदनी ने उसके हाथ से सूटकेस लेते हुए कहा था। 5:30 बजे आ जाते थे, अब 6 बजे। मेरी तो आंखें थक गई इंतज़ार करते करते। अशोक बजाज ना अवाक। सूटकेस उसके हाथ से यूं निकलता चला गया था जैसे चांदनी ने स्टैचू के हाथ से लिया हो। जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। बहुत प्यार से कहने के बाद वह मुड़ी और अलमारी की तरफ बढ़ गई। अशोक बजाज के शरीर पर ही नहीं बल्कि दिलो दिमाग पर भी अचानक फालिज गिर गया था। कंचों की मानिंद बेजान और पथराई सी आंखों से वह अलमारी की तरफ बढ़ रही चांदनी को देखता रह गया था। उस वक्त तक वह अपने स्थान से हिल तक नहीं पाया था जब सूटकेस अलमारी में रखकर चांदनी वापस घूमी। उसे ज्यों का त्यों खड़ा देखकर शिकायती अंदाज में बोली, अरे आप अभी तक वहीं खड़े हैं, जाइए ना बाथरूम में, जल्दी से फ्रेश होकर आइए। अशोक बजाज को काटो तो खून नहीं। चांदनी का एटीट्यूड उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। किसी षड्यंत्र की गंध आई उसे। क्या खेल खेल रही है चांदनी? सुबह और शाम में इस क्रांतिकारी बदलाव का आखिर मतलब क्या है? दिमाग के कलपुर्जे चलने शुरू हों तो कुछ समझ में भी है। वे तो यूं जाम पड़े थे जैसे लाइट जाने पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ओफो, लगता है अब बाथरूम तक भी आपको मुझे ही ले जाना पड़ेगा। कहने के साथ चांदनी उसके नज़दीक आई। कलाई पकड़कर बाथरूम की तरफ बढ़ती बोली, जल्दी कीजिए। बाथरूम के दरवाजे तक तो खैर अशोक बजाज खिसता चला गया, लेकिन दरवाजे के करीब पहुंचकर ठिठका। उसे खींच ना पाने की अवस्था में चांदनी बोली, क्या हुआ? चांदनी। संभालने की लाख चेष्टाओं के बावजूद अशोक बजाज की आवाज़ कांप रही थी। कहिए। आंखों में चमक लिए चांदनी ने उसकी तरफ देखा। अशोक बहुत मुश्किल से कह सका, हो क्या गया तुम्हें? क्यों, आपको क्या लगता है क्या हो गया मुझे? सुबह और शाम में इतना फ़र्क? और जवाब में चांदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये उसकी वही खनकदार हंसी थी जो अशोक का दीवाना बना दिया करती थी। अपने कानों में उसे मंदिर की घंटियां सी बजती महसूस होती थी, मगर इस वक्त वही हंसी ऐसी लगी जैसे फिल्म के पर्दे पर रूह का किरदार निभा रही फीमेल आर्टिस्ट हंस रही हो। एक लफ्ज़ नहीं निकल सका मुंह से। मुंह बाय हंसती हुई चांदनी को बस देखता रहा। उस चांदनी को जिसने दिल खोलकर हंसने के बाद कहा, सुबह और शाम के बीच में तो पूरा दिन होता है अशोक बाबू। लोग तो इतनी देर में बदल जाते हैं जितनी देर में आदमी की पलक भी नहीं झपक पाती। चांदनी, मुझे मालूम है कि तुम हैरान हो रहे हो। चांदनी उसे बोलने ही जो नहीं दे रही थी, और परेशान भी, हल्कान भी। ये सोचकर थोड़ी घबराहट और खौफ भी ज़रूर महसूस कर रहे होगी कि मेरे इस एटीट्यूड के पीछे आखिर वजह क्या है। हो सकता है ये भी सोच रहे हो कि शायद मैं किसी षड्यंत्र पर काम कर रही हूँ, है ना? अशोक ने बोलना चाहा मगर बोल नहीं फूट सका। एक बार फिर चांदनी ही बोली, मुझे मालूम था कि अगर मैं तुम्हारे ऑफिस से आते ही वह सब करूँ जो किया तो तुम्हारी वही हालत होगी जो हो रही है। इसलिए तो सीधे सीधे असल बात ना बताकर ये सब किया है। असल बात यह कि मैंने पूरे दिन सोचा मैं आखिर कर क्या रही हूँ। अपने पतिदेव की बातों और भावनाओं को समझ क्यों नहीं रही, और ना समझने पर होगा क्या, अंजाम क्या होगा मेरा? एक बार फिर गरीबी और अभावों की उस गंदी कीचड़ में जा गिरूंगी जहाँ से निकाल कर तुम मुझे इस महल में लाए थे। ये भी सोचा अशोक की आखिर क्या फ़र्क पड़ गया मेरे जिस्म पर। लगा वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुमने ठीक कहा था, बेवजह रूढ़िवादी विचारधारा में फंसी हूँ मैं। भगवान ने अगर ये जिस्म दिया है तो उससे उतना आनंद उठाना चाहिए जितना उठा सकते हैं। मुझे दिमाग के बंद खोलने होंगे। तुम्हारे और तुम्हारी सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ढेर सारे सोच विचारों के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो अपना ही नुकसान करूंगी, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना कहकर जब वह खामोश हुई तब भी अशोक उसे उन्हीं नज़रों से देखता रह गया था जिनसे तब देखना शुरू किया था जब उसने स्पीच शुरू की थी। उस पर कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा था। उसे ऐसी अवस्था में देखकर पुनः चांदनी ही बोली, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है ना मेरे राजा? अशोक ठस। जानती थी कि एकदम मेरी इन बातों पर तुम यकीन करोगे भी नहीं। पुनः वही बोली, लेकिन इससे ज़्यादा और कह भी क्या सकती हूँ कि यकीन करो। तुम्हारी बातें पूरी तरह मेरी समझ में आ गई हैं। भरपूर मज़ा लूटना ही हमारे जीवन का मकसद है। अशोक अब भी सशंक भाव से उसकी तरफ देखता रहा। चांदनी ने चंचल मुस्कान के साथ कहा, लगता है जितनी हकीकत बता चुकी हूँ उससे आगे की हकीकत भी सुनना चाहते हो। मतलब झेल पाओ तो कहूँ। झेल पाने से क्या तात्पर्य? धीरज ने मेरे जिस्म का पोर पोर तोड़ डाला। चांदनी ने बहुत ही मादक अंगड़ाई लेते हुए कहा था। सुनना ही चाहते हो तो सच्चाई यह है अशोक की पिछली रात से पहले मुझे यही पता नहीं था कि चरमोत्कर्ष क्या होता है। तुम कभी मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचा सके।
अब शायद तुम मुझे जलाना चाहती हो। उसे गौर से देखता हुआ अशोक बजाज पहली बार हौले से मुस्कुराया। हकीकत बता रही हूँ जनाब। उसने दोनों बाहें उसके कंधे पर रख दी। सिर्फ वह जो मैंने महसूस किया। तुमने भी मुझे कभी वैसी कलाबाजियाँ नहीं खिलाई जैसी सुधा ने खिलाई। अशोक ने जैसे को तैसा वाली बात कही। वाकई वह जीवन का एक अलग ही अनुभव रहा। सचमुच तुमने ठीक कहा था अशोक, चांदनी कहती चली गई। दो व्यक्तियों का अंदाज एक सा नहीं होता और हमें अलग अलग अंदाजों का अनुभव लेने का राइट है। अगर तुम वाकई इस बात को समझ गई हो तो मुझे खुशी है। ऐसा कहते वक्त भी अशोक उसे सशंक भाव से देख रहा था। उसकी तरफ बहुत प्यार से देखती चांदनी बोली, अब मेरी हिम्मत वह कहने की पड़ रही है जिसे कहने से डर रही थी। क्या? चांदनी ने अशोक बजाज की कोट की जेब में हाथ डाला, उसमें से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला, एक सिगरेट सुलगाई और चहलकदमी सी करती बोली, यह सच है अशोक कि एक ही व्यक्ति से सेक्स करते करते हम ऊबने लगते हैं। रूटीन जो हो जाता है वह सब। ये बात मेरी समझ में पिछली रात आई, तब जब धीरज के बिस्तर पर थी। सुबह तुमसे यह बात कहने से मैं डरी, यह सोचकर कि मेरे मुंह से ऐसा सुनने के बाद तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। लेकिन दिन भर इसी बारे में सोचती रही और अभी अभी तुमसे बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस बारे में खुलकर बातें कर सकते हैं। चांदनी ठीक वही कह रही थी जो सिंघानिया ने कहा था। उसे लगा सिंघानिया का अनुभव बेमिसाल था। अगर ऐसा है, यदि चांदनी सच बोल रही है तो उसकी तो सभी समस्याएं दूर हो गई, मगर कहीं कुछ था जो बार बार अशोक से कह रहा था कि चांदनी के इस रूप में कोई फेर है। इसी कारण वह अभी भी उसे शक भरी निगाहों से देखता हुआ बोला, तुम सच कह रही हो ना? तुम्हारी कसम। कहने के साथ चांदनी उसकी तरफ घूमी। जियो जाने मन जियो। खुशी से झूमते से अशोक ने लपक कर उसे अपने बाहों में भर लिया। जानता जो था कि चांदनी और भले ही चाहे जो कर ले, लेकिन उसकी कसम झूठी नहीं खा सकती। अब तो मुझे अगली पार्टी का इंतज़ार है, चांदनी ने उसे लिपटते हुए कहा। देखना जो चाहती हूँ कि इस बार मेरे हिस्से में कौन आता है और उसका अंदाज क्या होगा। यह सब बताने के बाद जब अशोक चुप हुआ तो कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वहाँ कोई हो ही नहीं। किसी पर कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा था और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि चांदनी में आए उस बदलाव का आखिर मतलब क्या हुआ। मराठा, शगुन, मणिक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरों पर उससे आगे जानने की जिज्ञासा थी जितना अशोक बता चुका था। कुछ देर तो यही इंतज़ार करते रहे कि शायद खुद ही कुछ बोले, लेकिन जब वह नहीं बोला और अति हो गई तो शगुन ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? 4 दिसंबर की रात, स्थान न्यू रोहतक रोड स्थित भंसाली का विशाल बंगला। वही लोग, वही माहौल, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा खुशनुमा, ज़्यादा बिंदास। ज़्यादा इसलिए क्योंकि चांदनी बाकी सभी लड़कियों से कहीं आगे नजर आ रही थी। इतनी सेक्सी ड्रेस पहन कर आई थी वह कि पहनी ना पहनी बराबर थी। सभी से इतने खुलेपन के साथ मिली कि एक बार को तो वे बौखला से गए। कभी लगता वह पूरी तरह उनके रंग में रंग चुकी है, कभी लगता अशोक को जलाने, उससे प्रतिशोध लेने के लिए इतनी एग्रेसिव नज़र आ रही है। उनकी नज़र में अगर वह ऐसा कर रही थी तो बेवकूफ़ी कर रही थी। वे दिमागी स्तर पर इतने आगे निकल चुके थे कि अपनी बीवी को दूसरे की बाहों में देखकर जेलस फील करने का सवाल ही नहीं उठता था। उनकी नज़रें तो दूसरों की बीवी पर होती थी। चांदनी पैक पर पैक पिए चली जा रही थी, इस कदर की बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। सबने और पीने से मना किया। अशोक ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मजाल है जो उसने उस सहित किसी की सुनी। उस रात 5 लड़कियों के नाम की 5 पर्चियाँ बनाई गई। उन्हें इस तरह रेला मिला दिया गया कि किसी को पता नहीं रहा कि किस पर्ची पर किसका नाम लिखा है। चांदनी, सुधा, अवंतिका, मंजू और किरण से कहा गया कि वे एक एक पर्ची उठाकर अपने वक्ष स्थल पर रख लें। वैसा ही किया गया। अब किसी को नहीं मालूम था कि किसके वक्ष स्थल में रखी पर्ची पर किसका नाम लिखा है। अशोक बजाज से किरण के वक्ष स्थल में रखी पर्ची निकालने को कहा गया। उसने ऐसा किया तो अवंतिका की पर्ची निकली। सुधा बंसाली के वक्ष स्थल से रतन बिरला को जो पर्ची मिली उस पर लिखा था चांदनी बजाज। इस तरह चांदनी उस रात रतन के हिस्से में आई और नशे में झूमती चांदनी ने सबके सामने रतन बिरला से लिपटकर ऐसी ऐसी हरकतें की, ऐसे ऐसे शब्द बोले जिन्हें यहाँ लिखना भी संभव नहीं है। परंतु अशोक ने उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। वह तो अवंतिका में मस्त था। उसके बाद सभी जोड़े अलग अलग 5 कमरों में चले गए। कमरा अंदर से बंद करने के बाद रतन बिरला घूमा तो उसने चांदनी को सेंटर टेबल के नज़दीक पाया। वह पैक बना रही थी। प्लीज़ चांदनी, वह लपका, और रहने दो। क्यों? उसने नशों में सराबोर आँखों से उसे देखा। तुम पहले ही काफ़ी ले चुकी है। तो क्या हुआ डार्लिंग? चांदनी ने जैसे उसके मनोभाव पढ़ लिए थे। तुम्हें क्या ये डर है कि अगर मैं और पी गई तो तुम्हारे किसी काम की नहीं रहूँगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह मेरा वादा है कि तुम्हारी सभी जायज़ नाजायज़ इच्छाएं पूरी करूँगी। सच कह रही हो तुम? रतन रोमांचित हो उठा। बिल्कुल सच। रतन ने अपने बाएं हाथ की तर्जनी में मौजूद डायमंड की अंगूठी घुमाई, बोला,
ये साली बहुत दुखी करती है, चुपती है उंगली में, लेकिन अभी ये कि उतारने ही नहीं देती। कहती है इसे नहीं उतारोगे, ये हमारी इंगेजमेंट रिंग है, पर सुबह तक के लिए तो उतार ही सकता हूँ। कहने के बाद उसने अंगूठी सेंटर टेबल पर रख दी थी और बाहें पसार कर बोला, तो आओ दोनों मिलकर एक हो जाएं। होगा डार्लिंग, आज रात ऐसा ज़रूर होगा। इसलिए तो आज तुम्हारे हाथ मेरे नाम की पर्ची लगी है, लेकिन लेकिन उससे पहले हम एक खेल खेलेंगे। कैसा खेल? एक एक पैक करके पियेंगे, बराबर बराबर। तुम और पियोगे तो निढाल हो जाओगी। खेल के बारे में पूरा तो सुनो। बोलो। जो पहले तौबा करेगा, यानी ये कहेगा कि वह और नहीं पी सकता, हारा माना जाएगा और नीचे रहेगा। मंजूर डार्लिंग, तुम्हारा ये दिलचस्प खेल मंजूर। कहने के साथ वह यह सोचकर हंसा था कि 2 पैक बाद ही तौबा कर लेगा, और उस वक्त दोनों का पैक, दूसरा पैक ही चल रहा था। आधा भी रतन बिड़ला के पेट में नहीं पहुंच पाया था कि वह इस तरह लंबी लंबी सांसें लेने लगा जैसे सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहा हो। वह एक ही सोफ़ा चेयर पर बैठे थे, रतन चेयर पर और चांदनी उसकी गोद में। चांदनी ने उसे सामान्य सा महसूस किया तो कहा, क्या हुआ डार्लिंग, तुम कुछ बेचैन से हो? 1 मिनट चांदनी, ज़रा उठो। वह बड़ी मुश्किल से कह पाया, और कहने के बाद इतना इंतज़ार भी नहीं किया कि चांदनी वह कर सकती जो कहा था। उससे पहले एक ऐसी अंगड़ाई सी ली कि चांदनी खुद ही उसकी गोद से उठ खड़ी हुई। ऐसा न करती तो नीचे जा गिरती। लंबी लंबी सांसें लेते रतन ने हाथ आगे करके विस्की से आधा भरा गिलास सेंटर टेबल पर रखा और साथ ही उठकर खड़ा हो गया। खड़ा होने की कोशिश में वो गिरते गिरते बचा था। उस क्षण चांदनी को लगा कि ऐसा नशे की ज़्यादती के कारण हुआ है, परंतु जल्द ही उसकी गलतफहमी दूर हो गई। रतन के दोनों हाथ अपनी गर्दन पर पहुंच गए थे। चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। दमे का मरीज भी सांस लेने के लिए क्या संघर्ष करता होगा, जैसा वह करता नजर आ रहा था। चांदनी उसकी हालत देखकर घबरा गई। बौखलाकर पूछा, क्या हुआ डार्लिंग, क्या हुआ? चांदनी, उसके मुंह से घुटी घुटी सी जो आवाज़ निकली, उसने चांदनी को डरा दिया। कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। क्या बात कर रहे हो? चांदनी हतप्रभ। यहाँ हम दोनों के अलावा और है ही कौन? और कोई तुम्हारी गर्दन नहीं दबा रहा? दबा रहा है चांदनी, सचमुच कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जैसे वाकई किसी के द्वारा गर्दन दबाई जाने के कारण मुश्किल से बोल पा रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? चांदनी हैरान। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। रतन, तुम्हें हो क्या गया? मुझे बचा लो चांदनी। वह मुंह से ऐसी आवाज़ निकालता हुआ उसकी तरफ बढ़ा जैसी केवल उसके मुंह से निकल सकती है जिसकी वाकई गर्दन दबाई जा रही हो। चांदनी घबरा गई, पीछे हटी। इस बार ऐसा लगा जैसे उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन बोल नहीं पाया। चांदनी को आंखों से भले ही कोई उसकी गर्दन दबाता नजर ना आ रहा हो, किंतु उसकी हालत देखकर लग ऐसे ही रहा था जैसे किसी के द्वारा गर्दन दबाने पर हो जाती है। जिस्म का सारा खून चेहरे और सिर्फ चेहरे पर इकट्ठा हो गया था। आंखें बाहर को निकल आई थीं। गूं गूं की आवाज़ करता वह सारे कमरे में झटपटाता फिर रहा था। सोफे से टकराया, लड़खड़ा कर गिरा। बड़ी मुश्किल से 1000 प्रयत्न करता उठा, और अभी पूरी तरह उठ भी नहीं पाया था कि सेंटर टेबल पर जा गिरा। टेबल को लिए कालीन पर। टेबल पर रखा सारा सामान बिखर चुका था। उसी सामान के बीच पड़ा था रतन बिड़ला। वह अभी भी इस तरह झटपटा रहा था जैसे छाती पर बैठा कोई पूरी ताकत से उसका गला दबा रहा हो। आंखें पूरी तरह उबल कर बाहर आ गई थी। चेहरा बेबस और डरावना हो गया। बचाओ! चांदनी भयाक्रांत अंदाज में चीखी, बचाओ! मगर वहाँ सुनने वाला कौन था? नशा जाने कब का हिरन हो चुका था। हाथ में मौजूद गिलास पता नहीं कब कहाँ गिर गया था। बचाओ बचाओ चिल्लाती वह दरवाजे पर झपटी। उसे खोलकर लॉबी में आई। बगल वाले दरवाजे पर पहुंची, उसे पीट डालने वाले अंदाज में चीखी, दरवाज़ा खोलो! अरे! अंदर से धीरज सिंघानिया की आवाज़ आई। ये तो अब भी ड्रामे कर रही लगती है। नहीं, चांदनी चीखी, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। रतन को कुछ हो गया, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अरे क्यों नाटक कर रही है? मंजू की आवाज़। खुद मौज नहीं ले सकती तो हमें तो लेने दे। मंजू, धीरज, मैं कोई नाटक नहीं कर रही। अब उसके चीखने में रोने की आवाज़ शामिल हो गई थी। मुझे लगता है रतन बिड़ला मरने वाला है, उसे बचा लो। लेकिन अंदर वालों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बदहवास अवस्था में चांदनी दौड़कर दूसरे दरवाजे पर पहुंची। उसे पीटा, वही सब कहा। इस तरह वह तीसरे और चौथे दरवाजे पर भी पहुंची और तब तक उन्हें पीटती और चीखती चिल्लाती रही जब तक कि अशोक अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं आ गया। वह बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। बरस पड़ा चांदनी पर, लेकिन चांदनी उससे लिपट गई। थर थर काँप रही थी वह। बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही अशोक, रतन को बचा लो। मुझे लगता है वो मरने वाला है। क्या पक रही हो? झल्लाए हुए अशोक ने उसे झंझोड़ा। मेरा यकीन करो, पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, कहने लगा कि कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। एक ही सांस में वह सब कुछ बताती चली गई। अशोक सन्न। दरवाजे के पीछे अर्धनग्न अवस्था में खड़ी अवंतिका भी सन्न। अंततः इतना हंगामा मचा कि सभी को अपने अपने कमरों से बाहर आ जाना पड़ा। बदहवास अवस्था में चांदनी एक ही बात दोहराए चली जा रही थी, यह कि उसके देखते ही देखते
किसी अदृश्य शक्ति ने रतन की गर्दन दबा दी। वे उस कमरे में पहुंचे। तब तक रतन बिरला मर चुका था। नशे काफुर, चेहरों पर खौफ, आंखें फटी हुई। उन्हीं फटी फटी आंखों से वे अपने सामने पड़ी रतन बिरला की पूरी तरह नग्न लाश को देख रहे थे। औंधी पड़ी सेंटर टेबल के नज़दीक पड़ी थी वे। करीब ही बोतल और गिलास पड़े थे। काजू, बादाम, पिस्ते और नमकीन कालीन पर बिखरी शराब के गले मिल रहे थे। कोई बाउल सीधी पड़ी थी, कोई औंधी। रतन बिरला के हाथ अब भी अपनी गर्दन पर थे। कटोरियों से आधी आधी बाहर निकल आई आंखों से वह कमरे के लिंटर को घूरता सा प्रतीत हो रहा था। पेट पर स्केच पेन से लिखा था, क्यों। रतन, रतन। आगे बढ़कर उसे सबसे पहले झंझोड़ने वाली अवंतिका बिरला थी। क्या हुआ तुम्हें, उठो। लेकिन रतन बिरला में कुछ हो तो उठे भी। अवंतिका बहुत देर तक कोशिश करती रही और जब थक गई तो लाश से लिपट कर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। किरण, सुधा और मंजू हिम्मत करके आगे बढ़ी। उन्होंने तीन तरफ से अवंतिका को पकड़ा। उस वक्त वे उसे ढांढस बंधाने की कोशिश कर रही थी जब वह एकाएक उछलकर बिजली किसी गति से चांदनी पर झपटती हुई चीखी, इसने मारा मेरे रतन को। नहीं। चांदनी घबरा कर पीछे हटी। बचाओ अशोक। मगर अवंतिका के दोनों हाथ उसकी गर्दन पर आ जमे। जुनूनी अवस्था में वह चीख रही थी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। अभी। अशोक ने तेजी से झपट कर उसे पकड़ा और चांदनी से अलग करता हुआ बोला, क्या कर रही हो, होश में आओ। छोड़ दो मुझे। वह उसके बंधनों में झटपटाई। चांदनी चीखी, अशोक मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर कैसे हो गया ये सब। सुधा ने चांदनी को घूरा। मुझे नहीं पता। विस्की पीते पीते बस एक सांस में उसने फिर सारी बात दोहरा दी। मगर बात न यकीन के काबिल थी, न किसी को यकीन आया। संजय कपाड़िया ने कहा, कहानी ही गढ़नी थी तो कम से कम ऐसी तो गढ़ ली थी जिस पर किसी को यकीन आ जाता। अब आई है मेरी बात समझ में। ये बात कि उस दिन तू सुबह से शाम तक इतनी कैसे बदल गई थी। दांतों पर दांत जमाए अशोक कहता चला गया। ये सोचा था तूने, ये कि अगली पार्टी पर जो भी तेरे हिस्से में आएगा तू उसका यह हश्र करेगी। ये तुम क्या कह रहे हो अशोक। चांदनी के हलक से अविश्वास भरी चीख निकली। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं किसी की हत्या कर सकती हूँ। बेवकूफ़ तो मैं था जो उसी दिन तेरे तेवरों को नहीं समझ सका। तेरे द्वारा खाई गई अपनी कसम के फेर में आ गया। चांदनी की बात पर ध्यान दिए बगैर अशोक कहता चला गया, मैं भूल गया था कि अब तू वो चांदनी नहीं रही जो मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती थी। मैं आज भी तुम्हारी झूठी कसम। ये क्या बातें कर रहे हो तुम। चांदनी की बात काटकर धीरज ने अशोक से पूछा, किस दिन की बात कर रहे हो। अशोक ने पिछली पार्टी से अगले दिन की बात बता दी। उसे सुनने के बाद भंसाली कह उठा, वाकई तुमसे बहुत बड़ी चूक हुई है अशोक। तुम्हें उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि सुबह से शाम के बीच इसमें कोई भयानक फैसला कर लिया था। तो तुम ये कहना चाहती हो कि रतन का गला किसी भूत ने दबाया था। भंसाली गुर्रा है, तभी तो वह तुम्हें नज़र नहीं आया। मेरे ख्याल से तो इसने रतन की विस्की में कोई जहर मिलाया होगा, सुधा बंसाली ने कहा। ऐसा जहर जिससे रतन ने अपना दम घुटता महसूस किया। तुम ठीक कह रही हो सुधा, संजय कपाड़िया बोला। देखो रतन के मुंह से झाग भी निकल रहे हैं। विस्की तो मैं भी पी रही थी, चांदनी बोली। इसमें जहर होता तो मेरी हालत भी वैसी ही होती। जहर जब तूने मिलाया ही रतन के गिलास में था तो तेरी हालत वैसी कैसे होती, धीरज सिंघानिया ने कहा। तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। अशोक तुम तो विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो रतन के पेट पर यह किसने लिख दिया। कहने के साथ रमेश भंसाली ने क्यों की तरफ इशारा करके पूछा। चांदनी के कुछ भी कहने से पहले अशोक के मुंह से जहर में भुजा लहजा निकला। भूत ने, जो नज़र नहीं आ रहा था। और तेरी कहानी के मुताबिक तो तब तक तुम दोनों में से किसी ने कपड़े भी नहीं उतारे थे, किरण सिंघानिया बोली। फिर कपड़े क्यों नहीं है रतन की लाश पर, अंडरवियर तक नहीं। इन्हीं दोनों तब्दीलियों को देखकर तो मैं खुद हैरान हूँ। कैसे यकीन दिलाऊं तुम लोगों को, कैसे यकीन दिलाऊं कि जब मैं तुम्हें बुलाने इस कमरे से गई तो रतन के जिस्म पर पूरे कपड़े थे। कम से कम मेरे सामने इसके पेट पर किसी ने कुछ नहीं लिखा। लेकिन जब तुम सबके साथ वापस आई तो जादू हो गया। रमेश ने व्यंग किया। भूत ने कपड़े उतार लिए इसके स्केच पेन से पेट पर क्यों लिख दिया है ना। इसका भी यही अंजाम होना चाहिए दोस्तों, संजय कपाड़िया ने कहा। हमें इसकी लाश भी यहीं बिछा देनी चाहिए। तुमने ठीक कहा कपाड़िया, ठीक कहा तुमने। कहने के साथ अवंतिका उस पर झपटी चौपड़ी। उसके हाथ एक बार फिर चांदनी की गर्दन पर जा जमे थे। हलक से गुर्राहट निकली। मेरे दिल को तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक ये भी लाश नहीं बन जाएगी। मार दो कमीनी को। लगभग एक साथ सभी के मुंह से ये लफ्ज़ निकले और गुस्से से उफनते हुए सभी चांदनी पर झपट पड़े। सिर्फ रमेश भंसाली और मंजू कपाड़िया उनमें नहीं थे। बाकी लोगों ने चांदनी को इस तरह लात घूसों पर रख लिया था जैसे भरी सड़क पर कोई जेब कतरा पकड़ा गया हो। चांदनी के अलग से चीखें और सिर्फ चीखें निकल रही थी। रमेश और मंजू की नज़रें मिली। एकाएक अपने साथियों पर झपटते रमेश भंसाली ने कहा,
ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो यार, कोशिश करो समझने की। ऐसा हो गया तो हम और बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। गुस्से से पागल हुए जा रहे धीरज, अवंतिका, सुधा, संजय, मंजू और अशोक को वह बड़ी मुश्किल से काबू में कर सका। अवंतिका ने चीख कर कहा, तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो रमेश? नहीं, अभी मैं इसे बचा नहीं रहा। इस हरामजादी को बचाने की कोशिश मैं कर भी कैसे सकता हूँ, लेकिन एक साथ सभी ने पूछा। गुस्से की जाति के कारण इस वक्त असली समस्या की तरफ तुम में किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। कौन सी असली समस्या? सबसे पहले मैं रतन की लाश के बारे में सोचना चाहिए। इसके बारे में सोचने को अब रह क्या गया है? ठंडे दिमाग से सोचो धीरज। पुलिस ने यह लाश अगर यहाँ से मेरे आउट हाउस से बरामद की तो क्या होगा? रमेश भंसाली ने आतंकित से अंदाज में कहा था। मैं और सुधा क्या जवाब देंगे पुलिस को? जिस रतन बिरला को ऑन रिकॉर्ड हम जानते तक नहीं, वह रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? उसकी इस बात ने वहाँ सन्नाटा फैला दिया। ऐसा सन्नाटा जो हर एक के जहन में साएं साएं कर रहा था। किसी को जवाब नहीं सूझा। सुधा भंसाली चेती। अपने पति की बात के मर्म को समझते ही उसके चेहरे पर खौफ के भाव उभरे। बोली, रमेश ठीक कह रहा है। जैसा कि तुम सभी जानते हो, हमारे तो मम्मी पापा तक को नहीं पता कि आज यहाँ कोई पार्टी चल रही है। मम्मी पापा को ही क्या, किसी को भी पता नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो रमेश। और अशोक थोड़ा रुका, फिर बोला, यह समस्या केवल तुम दोनों की नहीं है, हम सबकी है। हम ये बात कैसे किसी के सामने आने दे सकते हैं कि यहाँ कोई पार्टी चल रही थी? लाश यहाँ से बरामद होगी तो अनेक सवाल उठेंगे। बात लगभग सभी की समझ में आ गई। उसी का परिणाम था कि हर चेहरे पर आतंक तांडव करने लगा। काफ़ी देर बाद किरण बोली, तो फिर लाश का करेंगे क्या? इस कमीनी ने तो हमें ऐसी समस्या में डाल दिया कि आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? एक बार फिर चांदनी ने हस्तक्षेप किया, मैंने इसे नहीं मारा। हमें इसके हत्यारे को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों के अलावा भी यहाँ कोई है जिसने इसकी हत्या की। कपड़े उतारे और पेट पर क्यों लिखा? चुप हो जा हरामजादी, चुप हो जा। धीरज सिंघानिया आग बबूला होकर दहाड़ा, सोचने दे हमें। तुम सब। इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं निकल सका चांदनी के मुंह से, क्योंकि उससे पहले ही अशोक ने झपट कर उसका मुंह भींच लिया था। साथ ही कर जा। सुना नहीं तूने? सुना नहीं धीरज ने क्या कहा? हमें उस समस्या का हल सोचने दे जिसमें तूने फंसा दिया है। सुधा बंसाली ने कहा, इसके मुंह में कपड़ा ठूस दो, वरना इसी तरह दिमाग खराब करती रहेगी। यह काम संजय कपाड़िया ने किया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और ज़बरदस्ती चांदनी का मुंह फाड़कर उसमें ठूस दिया। उसके बाद भी जब वह झटपटाती हुई गूं गूं करती रही तो मारे गुस्से के सिंघानिया का बुरा हाल हो गया। उसने अपनी टाई निकाली। अशोक ने चांदनी के हाथ पीछे किए, सभी ने उसे दबोच लिया। कुछ देर बाद चांदनी बेड के साथ बंधी पड़ी थी। यह बात तो तय है कि हम इस लाश को यहाँ से बरामद नहीं होने दे सकते, धीरज बहुत ही गंभीर लहजे में कह रहा था। ऐसा होने का मतलब है हम सबका बेड़ा गर्क। पुलिस बाल की खाल निकाल लेगी। मेरा दावा है यह छुपा नहीं रहेगा कि हम यहाँ किस किस्म की पार्टी कर रहे थे, और ये बात खुल गई तो आगे के शब्द वह खुद ही नहीं कह सका। ऐसी हल्दी पुती थी पट्टे के चेहरे पर जैसे शादी से 2 दिन पहले तेल बांध की रस्म करते भाभियों ने पोती थी, और उसी के क्यों सभी के चेहरों पर वैसी ही हल्दी पुती नजर आ रही थी। मरे से लहजे में सुधा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। ठीक तो कह रहा हूँ, अशोक बोला, लेकिन करें क्या? सीधी सी बात है, संजय ने कहा। रतन की लाश को हमें यहाँ से कहीं दूर फेंक कर आना होगा, इतनी दूर कि कोई इस बात की कल्पना तक ना कर सके कि हत्या यहाँ हुई है। कौन करेगा ये काम? सवाल अशोक ने उठाया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। धीरज ने कहा, किसी को तो करना ही होगा। मेरे ख्याल से यह खतरनाक काम हम में से किसी के भी द्वारा किया जाना मुनासिब नहीं होगा, संजय ने कहा। तो फिर कैसे होगा? मैं ऐसे बदमाशों को जानता हूँ जो पैसे लेकर ऐसे काम करते हैं। छंगा बूरा नाम है उनके, धीरज सिंघानिया ने कहा। मान लिया कि ऐसा हो गया, रमेश बोला, पर फिर भी लाश मिलने पर तहकीकात तो होगी ही। ये जानने की कोशिश तो करेगी पुलिस की हत्या कहाँ हुई, किसने और क्यों की। मैंने ऐसे पुलिसे देखे हैं जो अंततः जड़ में पहुँच ही जाते हैं। तुम क्या ये कहना चाहते हो कि लाश किसी को मिले ही नहीं? ज़्यादा सुरक्षित तो यही रहेगा। लाश चाहे जहाँ डाल दी जाए, गारंटी से ये बात कोई नहीं कह सकता कि उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। हम इसे यहीं गड्ढा खोदकर दबा सकते हैं। कभी किसी हालत में पुलिस के हाथ नहीं लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता, अवंतिका ने कहा। धीरज ने पूछा, इसमें क्या दिक्कत है? हम 7 घर से निकले थे, क्या कहूँगी लोगों से? कहाँ गया? सब चुप। कुछ देर बाद अशोक बोला, बात तो ठीक है, लोगों के सामने लाश आना ज़रूरी है, वरना अवंतिका मुसीबत में फंस जाएगी। वो तो सामने आने पर भी फंसूंगी। वह कैसे? अब उसके चेहरे पर पति की मौत का दुख नहीं बल्कि आतंक और चिंता के भाव थे। खुद को जंजाल से निकालने की मंशा ने जकड़ लिया था उसे। बोली, क्या कहूँगी अपने सास ससुर से? मैं इसके साथ थी। ऐसा क्या हुआ जो किसी ने इसकी हत्या कर दी? किसने और क्यों किया ऐसा?
मुझे नहीं पता तो क्यों नहीं पता, सारे सवाल मुझी से किए जाएंगे। कैसे कर सकूँगी पुलिस का सामना, जैसे सभी को सांप सूंघ गया। यह समस्या वाकई ज़बरदस्त है, सुधा बोली। मुझे नहीं लगता कि अभी पुलिस के उल्टे सीधे सवालों का सामना कर सकेगी। अगर इसके मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो। वो तो सभी के साथ है, किरण ने कहा। हम में से किसी के भी कमज़ोर पड़ते ही सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी, अशोक बोला, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मगर क्या? अगर अभी ये कहे कि रतन किडनैप हो गया था, सैकड़ों सवाल उठेंगे। कहाँ से और कैसे किडनैप हुआ, किसने किया, क्यों किया, उस वक्त मैं क्या कर रही थी, आदि आदि। समस्या वाकई विकट है। धीरज सिंघानिया चांदनी की तरफ इशारा करता बोला। और ये हरामजादी उससे भी विकट समस्या है। इसे कत्ल भी तो नहीं कर इसे कत्ल भी तो नहीं कर सकते हम, और जिंदा रही तो किसी भी समय मुंह फाड़ सकती है। वह भेद पलक झपकते ही खुल जाएगा, जिसके खुलने पर हम सबकी बर्बादी तय है। इसकी गारंटी तो मेरी है। अब यह किसी के सामने मुंह नहीं फाड़ सकेगी। अशोक ने खा जाने वाली नज़रों से चांदनी को घूरा था। क्या गारंटी ले सकते हो तुम? ये इतनी चालू है कि तुम्हें धोखा देकर दोबारा पार्टी में शरीक हो गई, और इस बार इसकी बातों में नहीं आऊँगा मैं। अशोक बुरी तरह भन्नाया हुआ था। उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मतलब? सबसे ज़्यादा प्यार ये अपने बाप से करती है। अगर हम उसे अपने कब्ज़े में ले लें तो ये किसी से कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उस कंडीशन में हम इसके बाप को मार डालेंगे। इसका बाप तो फरीदाबाद में रहता है ना? हाँ, फरीदाबाद में हमारी एक फैक्ट्री है, भंसाली ने कहा। वहाँ मेरे पास ऐसे वर्कर्स हैं जो मेरे कहते ही इसके बाप को उठा लेंगे। मेरे दिमाग में एक प्लान बन रहा है। धीरज ने चुटकी बजाई। एक साथ कई ने पूछा, कैसा प्लान? अगर तू अभी फ़ोन करे तो क्या तेरे वे वर्कर अभी के अभी इसके बाप को उठा लेंगे? उसने भंसाली से पूछा। फ़ौरन। इस बार उसका सवाल अशोक से था। और अगर वह हमारे कब्ज़े में आ गया तो चांदनी वही करेगी जो हम चाहेंगे। मेरे ख्याल से तो ये उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकती है। अशोक ने दांत पीसे। उससे बगावत करके हरामजादी ने शादी तो कर ली मुझसे, लेकिन हमेशा टसुए बहाती रहती है। कहती है कि अशोक हमने ठीक नहीं किया। कई बार तो ये भी कह चुकी है कि हमें फरीदाबाद जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और कौन है इसके मायके में? सुना है एक भाई भी है। सुना है? मैंने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। हमारा प्यार परवान चढ़ने से लेकर शादी होने तक वह असम में ही था। सुना है वहाँ रहकर आईपीएस की तैयारी कर रहा था। धीरज सिंघानिया ऐसी मुद्रा में था जैसे उसकी बातों को ध्यान से ना सुन रहा हो। उसका दिमाग किसी उधेड़-बुन में मालूम पड़ रहा था। संजय ने पूछा, क्या सोच रहे हो धीरज? उसने संजय के सवाल का जवाब देने की जगह अशोक से ही पूछा। क्या ये अपने बाप को बचाने के लिए खुद को रतन की हत्या के इल्ज़ाम में भी फंसा सकती है? मैंने कहा ना। मेरे ख्याल से ये उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? क्या तुम ये सोच रहे हो कि रतन की लाश को लेकर ये सीधी पुलिस के पास पहुंच जाए और कहे कि इसने उसकी हत्या कर दी? नहीं, पुलिस इस तरह किसी के कह देने से नहीं मान लेती। वह तहकीकात करती है, सबूत जुटाती है ताकि कोर्ट में हत्यारे को हत्यारा साबित कर सके। उस सब के लिए वह इससे सैकड़ों सवाल करेगी। ये कि इसने हत्या कैसे की, कहाँ की और क्यों की, आदि। इसके जवाबों के सबूत भी जुटाना चाहेगी वह। पुलिस को ऐसी झूठी कहानी गढ़कर सुनाने और उसके सबूत प्रस्तुत करने का काम पेशेवर मुजरिम तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकेगी। ये तो किसी पुलिसिये के 2-4 सवालों के सामने ही घुटने टेक देगी। पुलिस समझ जाएगी कि ये झूठ बोल रही है और फिर उसे सच्चाई तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो फिर क्या करें? वही सोच रहा हूँ। धीरज सिंघानिया अब साफ साफ अपने दिमाग पर जोर डालता प्रतीत हो रहा था। सभी खामोशी के साथ उसे देखते रहे, जैसे भरपूर टाइम देना चाहते हो। और फिर अचानक उसके चेहरे पर उत्साह से भरे ऐसे भाव उभरे जिनसे जाहिर था कि वह किसी नतीजे पर पहुंच चुका है। सीधा भंसाली से बोला वह, अपने वर्कर्स को हुक्म दो कि वे इसके बाप को अपने कब्ज़े में कर लें। उससे क्या होगा? बताता हूँ, हुक्म तो दो, टाइम खराब मत करो। रहता कहाँ है वे? अशोक ने पता बताया। रमेश भंसाली ने तुरंत मोबाइल निकाला और उस वक्त वह नंबर पंच कर रहा था जब धीरज ने कहा, यह काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए और उनसे कहना कि कामता प्रसाद को कब्जे में करते हुए उसकी बात तुम्हारे फ़ोन पर कराएं। संपर्क स्थापित होने पर एड्रेस बताने के बाद जिस वक्त रमेश भंसाली दूसरी तरफ वाले को काम समझा रहा था, उस वक्त चांदनी का चेहरा ऐसा नज़र आ रहा था जैसे उससे खून की हर बूंद निचोड़ ली गई हो। उसे गौर से देखते धीरज को लगा कि अशोक ने गलत नहीं कहा था। अपने बाप के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। रमेश भंसाली के संबंध विच्छेद करते ही अशोक ने धीरज से कहा, अब तो बताओ क्या प्लान बनाया तुमने? चांदनी रतन की लाश को किसी गाड़ी में डालकर छंगा भूरा के पास जाएगी, उनसे सौदा करेगी। वेरी गुड, सौदा क्या उठी? लाश को वेठे खाने लगाएंगे? नहीं, ऐसा होने पर तो फिर वही खतरा है। पुलिस तहकीकात करेगी और सच्चाई पर पहुंच सकती है। किरण ने पूछा, और उनसे क्या सौदा करेगी चांदनी? चांदनी उनसे कहेगी कि लाश को ठिकाने नहीं लगाना है, बल्कि उसके साथ पुलिस की गिरफ्त में फंसना है। इस तरह की पुलिस को लगे उन्होंने अपनी कोशिश से पकड़ा है।
ये क्या अंटशंट बकवास किए कर चले जा रहे हो तुम? संजय बोला। भला कोई भी बदमाश खुद को लाश के साथ पुलिस की गिरफ्त में फंसाने को कैसे तैयार हो जाएगा? धीरज सिंघानिया के होठों पर ऐसी मुस्कान रहेगी जैसे संजय से कह रहा हो कि तुम अभी बच्चे हो। मगर ऐसा कहा नहीं उसने। कहा यूं, छंगा बूरा को इतना ही नहीं करना है, बल्कि पकड़े जाने पर पुलिस को यह बयान भी देना है कि उन्होंने रतन को किडनैप किया और उसका कत्ल भी उन्होंने ही किया। हो ही नहीं सकता, अशोक ने कहा। दिल्ली में इतना बड़ा पागल कोई नहीं मिलेगा जो पुलिस के सामने उस जुर्म को कबूल करे जो उसने ना किया हो, जुर्म भी कत्ल जैसा। अपने गले में फांसी का फंदा डालने वाला बेवकूफ़ भला कौन होगा? पूरी बात तो सुन लो। धीरज सिंघानिया का अंदाज ही बता रहा था कि वह एक एक पॉइंट पर सोच चुका है, जबकि रमेश बंसाली ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे मान रहा हो कि धीरज हवाई किले बना रहा है। सुनाओ। पुलिस पूछेगी कि रतन की हत्या उन्होंने क्यों की। स्वाभाविक है, वे कहेंगे इस काम की फिरौती उन्हें चांदनी से मिली थी। ये क्या बक रहे हो तुम? चांदनी उनसे खुद कहेगी कि तुम लाश के साथ पकड़े जाना और पकड़े जाने पर पुलिस से कहना कि उन्हें रतन की हत्या करने की फिरौती मैंने दी थी। क्यों अशोक? वह अशोक की तरफ घूमा। जब इसका बाप हमारी धार पर होगा तो क्या ये ऐसा नहीं कहेगी? ये तो कह देगी, लेकिन छंगा बूरा नहीं मान सकते। वे भला खुद को अपहरण और कत्ल के जुर्म में क्यों फंसाएंगी? क्योंकि चांदनी उन्हें पक्का यकीन दिलाएगी कि कोर्ट में उन्हें सरकारी गवाह बन जाना है। जो भी सज़ा होगी उसे होगी, और भविष्य में वास्तव में होने वाला भी यही है। अजीब घुमावदार प्लान बना रहे हो तुम। मेरे ख्याल से तो जब चांदनी छंगा बूरा से वह सब कहेगी जो तुम कह रहे हो, तो उन्हीं के दिमाग चकरा उठेंगे। समझ नहीं सकेंगे कि चांदनी आखिर चाहती क्या है। अगर उसका मकसद खुद को रतन की हत्या के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कराना ही है, तो सीधी थाने क्यों नहीं पहुंच गई? निश्चित रूप से उनके दिमाग चकराएंगे और इस बारे में वे चांदनी से सवाल भी करेंगे। लेकिन चांदनी कहेगी कि उन्हें पेड़ नहीं गिनने बल्कि आम खाने, और आम 2 लाख के। मुझे छंगा बूरा की औकात अच्छी तरह मालूम है। अपने पूरे जीवन में भी उन्होंने कभी 2 लाख एक साथ नहीं देखे। इस रकम के लिए वे यह काम करने को तुरंत तैयार हो जाएंगे। उस अवस्था में तो 100% जब सरकारी गवाह बनकर बच जाने की गारंटी भी मिल जाएगी। जब वे कबूली कर लेंगे कि रतन को किडनैप करके कत्ल कर डालने के चांदनी से उन्हें 2 लाख मिले थे, तो पुलिस उनसे वह रकम बरामद कर लेगी। उन्हें क्या मिला? पुलिस को वे ये बताएंगे कि उन्हें चांदनी से इस काम के 50,000 मिले थे। पुलिस उनकी खोली से उन्हें ही बरामद करेगी। यानी 1.5 उनके नहीं, 2.5 दिए जाएंगे, 2 काम के और 50,000 पकड़वाने के लिए। 2 हम सब मिलकर देंगे। पकड़े जाने वाले नोट चांदनी अपने एटीएम से निकाल कर देगी। बाद में वे नोट ही तो साबित करेंगे कि उन्हें फिरौती देने वाली चांदनी ही है। पर एटीएम से एक दिन में 25,000, काफ़ी समय है अभी। धीरज ने अपनी रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। 25 12 से पहले निकाले जाएंगे, 25 बाद में। पुलिस जब छंगा बूरा से पूछेगी कि रतन को उन्होंने कैसे और कहाँ से किडनैप किया, तो वे क्या जवाब देंगे? उसकी भूमिका पहले ही बनाई जा चुकी है। सिंघानिया ने अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा, और वही तुम्हारे द्वारा उठाई गई समस्या का हल होगा। तुम 2 पौने 2 बजे के करीब रोती पीटती थाने पहुंचोगी। कहोगी कि तुम और रतन कहीं से लौट रहे थे, फॉर एग्जाम्पल होटल पैराडाइज से। रास्ते में तुम्हारे देखते ही देखते 2 बदमाशों ने रतन को किडनैप कर लिया। उस वक्त छंगा बूरा के नाम नहीं बताओगी तुम, केवल हुलिये बताओगी। क्या मैं ऐसा कर सकूंगी? उसका चेहरा पीला पड़ गया। जंजाल से निकलने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अवंतिका चुप रह गई। चांदनी के कहे मुताबिक छंगा बूरा लाश सहित करीब 2:30 बजे पकड़े जाएंगे। अवंतिका की रिपोर्ट और लाश के साथ उन्हीं हुलियों वाले बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस को मुकम्मल कहानी दे देगी। जब वे ये बताएंगे कि रतन की हत्या की सुपारी चांदनी ने दी, तो पुलिस की क्या प्रतिक्रिया होगी? सबसे पहले पुलिस छंगा बूरा के बयान की पुष्टि करेगी, अर्थात उन्हें लेकर उनकी खोली पर जाएगी। ऐसा मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली यही होती है। खोली से 50,000 बरामद होते ही पुलिस समझ जाएगी कि छंगा बूरा जो कह रहे हैं वह सच है। तब 2 काम हो सकते हैं। पहला, चांदनी को गिरफ्तार करने पुलिस सीधी इसके घर पहुंच जाए। दूसरा, पहले अवंतिका के घर खबर करे कि रतन की हत्या हो चुकी है। उस वक्त चांदनी का बयान क्या होगा? ये किसी हालत में कबूल नहीं करेगी कि वे सच बोल रहे हैं। इसका कहना तो ये होगा कि ये उन्हें पहचानती तक नहीं है। तो फिर बात कैसे बनेगी? ऐसे मामलों में बात किसी के कहने से नहीं बनती, बल्कि सबूतों से बनती है। पुलिस किसी का कहना नहीं सुनती, सबूत देखती है, और सबूत साबित कर रहे होंगे कि वह झूठ बोल रही है। नोट खुद बता रहे होंगे कि वे एटीएम से निकले हैं। चांदनी का नाम सामने आने के बाद पुलिस के लिए यह पता लगा लेना बाएं हाथ का खेल होगा कि वे उसी के कार्ड से निकले हैं। यह सवाल भी तो उठेगा कि चांदनी ने हत्या क्यों करवाई। हाँ, पुलिस के दिमाग में वह कारण ठूसना भी ज़रूरी है, तभी तो स्टोरी पूरी होगी। कहने के बाद वह अवंतिका की तरफ घूमा और बोला, जिस वक्त पुलिस तुम्हें रतन की हत्या की सूचना देने जाएगी, उस वक्त ये भी बताएगी कि प्राप्त सबूतों और छंगा बूरा के बयान के मुताबिक हत्या चांदनी ने की है।
उस वक्त तुम्हें किसी भी तरह पुलिस के दिमाग में ये बात डालनी है कि कुछ दिन पहले रतन ने चांदनी से रेप किया था। रेप किया था? ये भी गढ़ लिया जाएगा कि ऐसा उसने कब, कहाँ और कैसे किया था। मज़े की बात यह है कि ये बात चांदनी भी कबूल कर रही होगी, मगर कह रही होगी कि इसके बावजूद उसने हत्या नहीं कराई है। वह कहती चाहे कुछ भी रहे, लेकिन पुलिस समझ चुकी होगी कि उसने रतन से बदला लिया है। पुलिस को सबूतों सहित मुकम्मल कहानी मिल चुकी होगी और इसके कहने को अपराधी का प्रलाप समझ रही होगी। धीरज, सारी बातें समझने के बाद अशोक ने उसकी प्रशंसा करने वाले अंदाज में कहा, तुमने बहुत ही शानदार लेकिन उतना ही घुमावदार प्लान बनाया है। प्लान को घुमावदार, पुलिस को मुकम्मल कहानी देने के लिए बनाना पड़ा। अपनी प्रशंसा सुनकर उसके होठों पर मुस्कान उभरी। उसे मुकम्मल कहानी मिलेगी तभी तो तहकीकात नहीं करेगी। हम जो भी कर रहे हैं उसी से बचने के लिए तो कर रहे हैं। इसमें रमेश की समस्या का निदान भी है, यानी पुलिस कभी यहाँ नहीं पहुँच सकेगी। अभी की समस्या का निदान तो समझ में आ ही गया होगा। मज़े की बात यह है कि सज़ा भी उसी को मिलेगी जिसने वास्तव में हत्या की है। चांदनी से भी हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी हमें। कामता प्रसाद को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसे उम्र कैद या फांसी ना हो जाए। संजय कपाड़िया ने पूछा, वो गाड़ी किसकी होगी जिसमें चांदनी रतन की लाश लेकर छंगाबूरा के पास जाएगी? तुम्हारी? मेरी? संजय का चेहरा जर्द पड़ गया। घबराओ नहीं, धीरज हंसा। तुम पहले ही उसकी चोरी की रिपोर्ट लिखवा चुके होगे और छंगाबूरा भी यही बयान देंगे कि उन्होंने गाड़ी वहाँ से चुराई थी जहाँ तुमने खड़ी की थी। मगर थोड़ा थोड़ा सभी का सहयोग होना चाहिए ना। मैंने छंगाबूरा का पता लगाया। अशोक ने वह तरकीब जिससे चांदनी को मजबूर किया जाएगा। रमेश के आदमी कामता प्रसाद को किडनैप करेंगे। एक बार फिर संजय ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रमेश भंसाली के मोबाइल की बेल बज उठी। फ़ोन रमेश के उन्हीं साथियों का था जिन्हें उसने कामता प्रसाद को कब्जे में करने का काम सौंपा था। अशोक बजाज कहता चला गया। चांदनी के मुंह से रुमाल निकाला गया। उसे कामता प्रसाद की आवाज़ सुनाई गई। वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। अपने पिता को बचाने की खातिर चांदनी धीरज के प्लान पर काम करने को तैयार हो गई। उसी ने अपने हाथ से एटीएम से पैसे निकाले, वही छंगाबूरा के पास गई और 2 लाख में सौदा किया। उन तक को पता नहीं लग पाया कि इस केस में चांदनी के पीछे भी कोई है। ये बात अलग है कि उस वक्त हम सभी खोली से कुछ दूर खड़े चांदनी पर नज़र रखे हुए थे। ठीक वही हुआ जो धीरज ने सोचा और कहा था। इंस्पेक्टर को क्योंकि मुकम्मल कहानी मिल गई इसलिए कोई तहकीकात नहीं हुई। सारी गड़बड़ आपके बीच में आने से हुई। आप ना आती तो पुलिस हमारी कहानी को सच मान ही चुकी थी। छंगाबूरा की गोली में आग क्यों और कैसे लगी? विभा ने पूछा। वैसा करने की किसी को क्या ज़रूरत पड़ गई थी? मुझे वकील के इस बात ने डरा दिया था कि वह अगली ही डेट पर छंगाबूरा को तोड़ लेगा। बाकी लोगों से बात की, सबकी राय यही बनी कि छंगाबूरा को पिक्चर से ही आउट कर दिया जाए। अशोक बताता चला गया। एक बार फिर चांदनी को उनके पास भेजा गया। उसने उनसे अपने मरने का नाटक करने के लिए कहा। उनके छुपने के लिए घर की व्यवस्था के रूप में उसने हमारा दिया गया एक सीलबंद लिफाफा सौंपा जिसमें उस घर की चाबी और एड्रेस था जहाँ से बाद में तुमने उन्हें बरामद किया। अर्थात चांदनी वहाँ का एड्रेस नहीं जानती थी। हम लोगों का प्लान उन्हें सचमुच इंडिया से बाहर भेज देने का था, लेकिन उससे पहले ही आप वहाँ पहुँच गए। तुम लोगों को मेरे इस केस में सक्रिय होने का पता कब लगा? जब आप कपाड़िया विला से पूछताछ करके जा चुकी। अब तुम झूठ बोल रहे हो, मैं बुर्राया। तुम्हें उससे पहले ही पता लग चुका था, हमारे बिरला हाउस पहुंचने से भी पहले। ऐसा ना होता तो अवंतिका की हत्या क्यों करती? उसका कत्ल तुमने किया ही इसलिए क्योंकि जान चुके थे जमील अंजुम के थाने से हम लोग वहीं के लिए निकले थे। तुम्हें यह डर सताया होगा कि विभा उसके मुंह से हकीकत उगलवा लेगी, इसलिए हमारे पहुंचने से पहले ही। ऐसा नहीं है बेजी, वह गिड़गड़ाया। यकीन मानिए, हम में से किसी ने किसी की हत्या नहीं की। केस में मेरे इन्वॉल्वमेंट की खबर तुम्हें तब भी नहीं लगी जब हम बिरला हाउस में अवंतिका की मर्डर की छानबीन कर रहे थे? मैं सच कहता हूँ, नहीं। वह मेरी तरफ देखता बोला। हमें तो ये भी संजय नहीं बताया कि अवंतिका की हत्या हो चुकी है। मतलब? बिरला हाउस से आप कपाड़िया विला पहुंची थी। धनंजय अंकल को तो खैर कुछ पता नहीं था, लेकिन आपके सवालों ने संजय के होश फाख्ता करके रख दिए थे। यह सोचकर तो उसके पैरों तले ही सही ज़मीन निकल गई थी कि आप रतन बिरला के मर्डर केस की रीइन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और अवंतिका की भी हत्या हो चुकी है। आप उससे ये कहकर गई थी कि यह पता लगा कर रहेंगी कि वह और मंजू 5 घंटे कहाँ रहे और क्या करते रहे। यही तो वह टाइम था जिसे हम सारी दुनिया से छुपाना चाहते थे। बुरी तरह आकंतिक अवस्था में उसने आपके निकलते ही धीरज को फ़ोन मिलाया और विस्तार से सारी बातें बताई। जाहिर है कि धीरज के भी होश उड़ गए। उसने मुझे और रमेश को फ़ोन किया। संक्षेप में यही कह सकता हूँ कि आपकी सक्रियता से हमारे ग्रुप में खलबली मच गई थी। संजय के फ़ोन के बाद तुमने क्या किया? सबसे पहला फ़ोन गिरजा प्रसाद अंकल को मिलाया। मंशा पूरी बात जानने की थी। उन्होंने घटना के बारे में बताया। मैंने आपके बारे में भी विस्तार से पूछा। जो बताया गया उसे सुनकर मेरी रूह फना हो गई। फ़ौरन ही वापस धीरज को फ़ोन करके सारी डिटेल बताई। उस वक्त तुम क्या सोच रहे थे?
यही कि यह काम भी चांदनी का ही है। अकेले रतन को मार कर उसके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी है, वह हम सभी से बदला लेने की फिराक में। धीरज ने साफ साफ कहा कि चांदनी ने अवंतिका को भी मार डाला, उसकी अकल ठिकाने लगानी होगी। मैंने उसी वक्त चांदनी से बातें की। वह पहले की तरह रो रो कर और चीख चीख कर कहती रही कि उसने ऐसा नहीं किया। ऐसी हालत में वह ऐसा कर भी कैसे सकती है, जबकि उसके पापा हमारे कब्जे में। उसकी इस बात पर मैं भले ही डबल माइंड हो गया हूँ, लेकिन धीरज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। कहने लगा कि बाप के कारण वह हमारे इशारों पर नाचने का नाटक करके बेवकूफ़ बना रही है। इस मानसिक अवस्था में तुमने क्या किया? सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि कपाड़िया विला से आप लोग कहाँ गए हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हमारे पास कोई स्रोत ही नहीं था। फ़ौरन ही ताज पैलेस होटल के एक स्वीट में मीटिंग रखी गई। मीटिंग में हम सभी थे, यानी मैं, धीरज, किरण, रमेश, सुधा, संजू, मंजू और चांदनी भी। एक बार फिर 4 दिसंबर की रात वाला दृश्य था। हम सब चांदनी को अवंतिका की हत्यारी कह रहे थे और वह बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यह झूठ है। हम में से किसी ने भी यकीन नहीं किया। फिर इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि ताज़ा हालात में क्या किया जाए। धीरज ने कहा कि एक बार फिर हमें कोई कहानी गढ़नी होगी, ऐसी मुकम्मल कहानी जो विभा जिंदल नाम के इन्वेस्टिगेटर को जम सके, उसके दिमाग में घुमड़ रहे सभी सवालों को जवाब दे सके। तभी वह इस केस में इंटरेस्ट लेना बंद करेगी और तभी हमारे सिरों पर लटकी यह नंगी तलवार हट सकेगी कि पता नहीं वह कब हमारे राज तक पहुंच जाए। बात सभी को जची। इस बात पर विचार विमर्श शुरू हो गया कि ऐसी क्या कहानी गढ़कर उसे कैसे प्रकाश में लाया जाए। एक बार फिर धीरज के ही दिमाग ने काम किया और उसी के प्लान के मुताबिक वही चांदनी से उस डायरी का एक एक अक्षर लिखवाया गया जो तुम लोगों को हमारे बाथरूम की फ्लश से मिली थी। तो क्या चांदनी का यमुना में छलांग लगाना भी तुम्हारे ही प्लान का हिस्सा था? शगुन ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, उसने नज़रें चुराते हुए बताया। इस काम के लिए वह बड़ी मुश्किल से तैयार हुई थी, तब जबकि हमने वादा किया कि इसके बाद उसके पिता को छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए वह मरने को तैयार हो गई? मैंने हैरत से पूछा। नहीं, प्लान के मुताबिक मरना नहीं था उसे, अशोक कहता चला गया। वह एक अच्छी तैराक थी। तय ये हुआ था कि इस तरह से वह आत्महत्या का नाटक करेगी जिससे डायरी पढ़ने वालों को लगे कि अपनी सारी करतूत सच सच लिखने के बाद उसने खुद को ख़त्म कर लिया है। लेकिन इस तरह चांदनी अपने आप को कब तक मृत घोषित करके रख सकती थी? कभी तो सामने आनी थी। तय ये हुआ था कि वह तब सामने आएगी जब आप इस बात से संतुष्ट होकर जिंदलपुर लौट चुकी होंगी कि रतन और अवंतिका की हत्या उसी ने की थी और आत्मग्लानि होने पर वह खुद को ख़त्म कर चुकी है। दूसरे शब्दों में यूँ कहा जा सकता है कि उसे तब सामने आना था जब आप इस केस को हल हो गया मान लेती, लेकिन सामने आने पर तो केस फिर रीओपन हो जाता। ड्रामा ये किया जाता कि उसने आत्महत्या की कोशिश की लेकिन बच गई। सामने आने पर भी वह डायरी में लिखे से मुकरने वाली नहीं थी। समाज से लेकर कोर्ट तक में यही कहती कि डायरी में उसके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द सच है। तब तो कानूनों से उस सब के लिए तो वो पहले से ही तैयार थी। लेकिन इस सारे प्लान में सबसे बड़ी चूक ये हुई कि चांदनी से डायरी लिखवाते वक्त हमें ये मालूम नहीं था कि आप छंगाबूरा तक पहुंच चुकी हैं। उनसे आपको सारा सच पहले ही मालूम हो चुका था और डायरी में लिखी कई बातें उस सच के उलट थी। इसलिए डायरी आपके दिमाग पर वह प्रभाव नहीं डाल सकी जो हम चाहते थे। बल्कि अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि आप शायद उसी समय समझ गई थी कि डायरी चांदनी से ज़बरदस्ती लिखवाई गई है। उसकी इस बात पर विभा केवल मुस्कुरा कर रह गई। वह कहता चला गया, कोड़ में खाज वाली स्थिति तब हुई जब पपीते के अंदर से आपको जाने क्या मिल गया। मैंने और पापा ने कितना पूछा लेकिन आपने कुछ नहीं बताया। वह तो आज भी हमारे लिए उतना ही बड़ा रहस्य जितना उस दिन था। विभा अब भी केवल मुस्कुरा रही थी। उसके बाद पता नहीं आप कैसे गुड़गांव तक पहुंच गई। वह फिर बोला, कामता प्रसाद को आज़ाद करा लिया, उन्हें कैद और किडनैप करने वालों से रमेश भंसाली के बारे में जान लिया और तभी उसकी हत्या हो गई। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद वह भी हम ही ने की थी, अशोक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने पूछा, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से किसने की? एक बार फिर धीरज का ख्याल यही था कि वह हत्या भी चांदनी नहीं की है। उसका कहना था कि उसे नदी में कूदकर गायब होने के लिए कहकर तो हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। अब तो खुद हमें ही नहीं मालूम कि वह कहाँ है और अब वह सामने आएगी भी नहीं। गायब रहकर ही हम सबसे बदला लेने की कोशिश करेगी। और जब खुद उसी की लाश मिल गई तब क्या सोचा तुमने? तब भी हम यही सोच रहे थे कि उसने हमें और आपको धोखा देने के लिए ठीक उसी ढंग से अपनी हत्या का नाटक किया है जिस ढंग से खुद हत्याएं कर रही थी, शिनाख्त करने के बाद भी। तभी से तो हमारे दिमागों के घुर्रे उड़ने शुरू हुए। मैं तो उसकी पीठ के मस्से को देखते ही अपना दिमाग बदलने पर मजबूर हो गया था। इस बारे में जब बाकी सबको बताया तो सभी के होश फाख्ता हो गए। तब पहली बार दिमागों में ख्याल आया कि 4 दिसंबर की रात से चांदनी अपनी बेगुनाही का जो राग अलाप रही थी शायद वह सच ही था, हत्यारा कोई और ही था और हम अपनी धुनक में बेवजह चांदनी को हत्यारी समझते रहे।
शायद वह ठीक ही कह रही थी कि रमेश के आउट हाउस में हम लोगों के अलावा कोई और भी था। उसी ने रतन को मारा। इस ख्याल ने हम सभी के जहन सनसना कर रख दिए। सबके दिमागों में एक जैसे सवाल कौन रहे थे, कौन है वह, क्यों एक एक करके हम सबकी हत्याएं कर रहा है, वह रमेश के आउट हाउस पर क्या कर रहा था, कैसे पहुंचा, और अगर वह वहाँ था तो हमारी पार्टियों का राज भी जानता है, वह राज जिसे हम मरते दम तक नहीं खुलने दे सकते थे। आप समझ सकते हैं विवाजी कि हमारी क्या हालत हो रही होगी। एक तरफ आप हमें अपने उस भेद तक बढ़ती नज़र आ रही थी जिसके खुलने के मुकाबले हम सबको मरना ज़रूरी था, क्योंकि उस भेद के खुलने पर कम से कम इस समाज में तो जिंदा रहा नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ कोई ऐसा रहस्यमय शख्स एक एक करके हमारी हत्याएं कर रहा था जिसे हमारी पार्टियों का राज मालूम था। ना कुछ सूझ रहा था, ना कुछ करते बन पड़ रहा था। उसके बाद जब ब्लैक डायमंड नाइट क्लब से मेरे पास ये फ़ोन आया कि आप 3 नवंबर की मेरी और चांदनी की वहाँ मौजूदगी के बारे में जान चुकी हैं, तो मेरी नज़र में सारा किस्सा ही खत्म हो गया। घबराकर खुद को बेसमेंट में छुपा लिया। अपने साथियों से भी पूरी तरह काट लिया मैंने खुद को। दिमाग में बस एक ही बात थी, यह कि मौका मिलते ही देश छोड़ दूंगा। कभी किसी को पता नहीं लगेगा कि अशोक कहाँ गया, लेकिन वहाँ चांदनी पहुँच गई। बात विवाह ने पूरी की। एक बार फिर मुझे अपना विचार बदलना पड़ा। हत्याएं वही कर रही है। यकीनन मैंने गलत शिनाख्त की थी। अपनी हत्या का ड्रामा प्लांट करते वक्त चांदनी ने किसी और की लाश पर वैसा मस्सा भी बना दिया होगा जैसा उसकी पीठ पर है। विभा ने कहा, इसका मतलब तुम्हें धीरज के एक और ऐसे नाटक की जानकारी नहीं है जिसके तहत वह तुझे संतुष्ट करके जिंदलपुर में भेज देना चाहता था, और ना ही ये जानते हो कि किरण, संजय और सुधा अब इस दुनिया में नहीं है। चेहरा कुछ और ज़्यादा पीला पड़ गया अशोक का। मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जैसे मुर्दा बोला। क्या चांदनी ने उन्हें भी? नहीं, यह हत्याएं चांदनी नहीं कर रही है, विभा ने दृढ़तापूर्वक कहा। वह बेचारी तो खुद भी मर चुकी है। यहाँ आप गलत है विभा जी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। बेसमेंट में उसने मेरे कपड़े। तुम्हारे द्वारा की गई शिनाख्त झूठी हो सकती है। मराठा के बताने पर उसकी एड़ी पर खुद मेरे द्वारा देखे गए निशान में से कोई चूक हो सकती है, लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। डीएनए टेस्ट? इस बार अशोक के साथ साथ मैं, शगुन और मराठा भी चौंक पड़े थे। वो तुमने कब कराया? कमिश्नर साहब के आदेश पर लेबोरेटरी में रातों रात काम हुआ, तब जाकर ये मेरे हाथ में आई है। कहने के साथ उसने कोट की जेब से रिपोर्ट का कागज़ निकालकर मेज़ पर रख दिया। सबसे बेहतर तो तुम जानते हो वेद, मैं कोई काम कच्चा नहीं करती। अशोक और मराठा की शिनाख्त के बावजूद मैं 100% श्योर हो जाना चाहती थी कि मरने वाली चांदनी ही है। तो फिर वो कौन थी जो मुझे बेसमेंट में? जाहिर है कि वो कोई और है जो खुद को चांदनी की शक्ल के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है। कहने के साथ उस वक्त रिपोर्ट का कागज़ मेज़ से उठाकर वापस जेब में रख रही थी जब अचानक अशोक चिंका मुंह से निकला, अरे ये क्या छुपा? ऐसा कहने के साथ उसका हाथ अपने पेट पर गया था। हम सब भी चौंके। ये सुई? अशोक के हाथ में एक सुई थी। ये सुई? हम में से अभी कोई कुछ समझ भी नहीं पाया था। बौखलाए हुए ही थे कि ओह, कहती हुई विभा उछलकर खड़ी हुई और दरवाजे की लपकती हुई चीखी, वो वहाँ है वेद। पलक झपकते ही वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। उसके पीछे मैं और मेरे पीछे मणिक लपका। दरवाजे की तरफ लपकते वक्त मैंने मराठा के मुंह से निकला अजीब वाक्य सुना था, भगवान करे वह किसी के हाथ ना आए। विभा ने दोनों तरफ नज़र मारी। गैलरी सूनी पड़ी थी। फिर वह उधर लपकी जिधर लिफ्ट थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मेरे ख्याल से तो मणिक का दिमाग भी खाली था। उस क्षण हमें कुछ नहीं मालूम था कि क्या करना चाहते हैं। बौखलाए से बस उसके पीछे दौड़े चले जा रहे थे। एक मोड़ पार करने के बाद फ्लोर गार्ड नज़र आया। हमें बदहवाश हालत में दौड़ता देखकर वह चौंका। बोला, क्या हुआ सर? कहाँ थे तुम? विभा ने उससे भन्ना कर पूछा। मैं तो यहीं था मैडम। उसका जवाब सुनने के लिए विभा रुकी नहीं थी। बहुत तेज़ी के साथ भागती हुई वह लिफ्ट तक पहुँची। वह नीचे जा रही थी। ओह, विभा ने झल्लाकर दाईं हाथ का घूंसा बाएं हाथ पर मारा और फिर तेजी से मणिक की तरफ पलटकर बोली, सीढ़ियों से जाओ। आज मुझे देखना है कि तुम कितने तेज़ दौड़ सकते हो। वह निकलना नहीं चाहिए। दौड़ो मणिक, मणिक। और मणिक रिवॉल्वर से निकली गोली की मानिंद सीढ़ियों की तरफ दौड़ा था। मेरी समझ में ये बात आकर नहीं दे रही थी कि इन हालात में मुझे क्या करना है, जबकि विभा ने लगभग चीखते हुए गार्ड से कहा, अपने बाकी साथियों से कहो बेवकूफ़ कि 5th फ्लोर से कोई भागने की कोशिश कर रहा है। सारे होटल में फैले सुरक्षा कर्मियों तक ये खबर पहुंचाओ कि वह निकल ना पाए। अगले ही पल हड़बड़ाया सा वह अपने हाथ में मौजूद वॉकी टॉकी पर विवाह के शब्द रिपीट कर रहा था। तब तक दौड़ता हुआ फ्लोर इंचार्ज भी वहां पहुंचा। इससे पहले कि वह माजरा पूछता, विभा जिंदल ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा, कहाँ रहते हो तुम लोग? कैसी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ की? कोई हमारे दरवाजे तक पहुँच कर भी
पहुंचकर वापस भी निकल गया और तुम में से किसी ने उसे देखा तक नहीं। इंचार्ज के मुंह से शब्द निकले ज़रूर थे, मगर वे इस कदर गुड़मुड़ हो गए कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया, और विभा ने भी उन्हें सुनने की कोई कोशिश नहीं की। जाने क्या बात आई उसके दिमाग में कि जिस तरह भागती हुई वहाँ तक आई थी उसी तरह वापस कमरे की तरफ भागी। मैं फिर उसके पीछे। इंचार्ज मेरे पीछे था, गार्ड उसके पीछे। कमरे में पहुँचते ही मेरे और विभा के कदम जैसे जाम होकर रह गए। वहाँ का दृश्य ऐसा था, अशोक के दोनों हाथ अपनी गर्दन पर थे और वह सारे कमरे में झटपटाता फिर रहा था। कभी सोफे से टकराता था, कभी मेज़ से तो कभी रेफ्रिजरेटर से। साफ नज़र आ रहा था कि वह ज़ोर ज़ोर से चीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुंह से गूंगू की आवाज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं निकल रहा था। चेहरा लाल हो गया था, आंखें बाहर निकल आई थीं। साफ नज़र आ रहा था कि वह अपना दम घुटता महसूस कर रहा है। मुंह से झाग भी निकल रहे थे। गोपाल मराठा और शगुन उसे देख रहे थे, सिर्फ देख रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहे थे उसकी। मदद तो शायद उसकी इस वक्त कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। विवाह जैसी शख्सियत भी बस जाम हुए उसे देखती रह गई थी। लेकिन असल बात यह थी कि मराठा और शगुन के चेहरों पर उसे देखते वक्त कोई दुख या वेदना नहीं थी। बल्कि अगर मैं ये लिख दूं तब भी शायद कुछ गलत नहीं होगा कि उनके होठों पर हल्की हल्की सी मुस्कान थिरकती नजर आ रही थी। गोपाल मराठा की मुस्कान शगुन की मुस्कान से कुछ ज़्यादा ही तीखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अजीब सी संतुष्टि मिल रही हो। अब मेरी समझ में उसके उस अजीब से वाक्य का मतलब आ गया था जो कमरे से निकलते वक्त सुना था। देखते ही देखते अशोक कालीन पर गिर पड़ा। कुछ देर वहीं पड़ा, झटपटाता रहा और फिर शांत हो गया। उसी क्षण गोपाल मराठा के मुंह से निकला, किस्सा खत्म। विभा ने उसे घूर कर देखा। भगवान ने शायद सुन ली मेरी। उसने विभा से कहा, वह तुम्हारे हाथ नहीं आया, की होल से ही काम करके निकल गया। इसे तो खैर क्या कहूँ, विभा मुझसे बोली, लेकिन अपने बेटे को समझाओ। किसी को मरता देखकर इस तरह शायद आप समझ नहीं सकेंगी आंटी। जिसने मेरी फ्रेंड को जीते जी मार दिया था उसे मरते देखकर मुझे बहुत सुकून पहुंचा है। हकीकत यह है कि उस वक्त मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं किस तरफ हूँ, विवाह की तरफ या मराठा और शगुन की तरफ। कभी लगता हत्यारा ठीक कर रहा है, कभी लगता किसी को मरते देखकर मुस्कुराना ठीक नहीं है। मराठा ने विवाह को बड़ा ही अजीब सा व्यंग किया। इसकी लाश को उठवाने की व्यवस्था करूं विवाह जी, या आपको किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन आदि करनी है? विभा कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसे घूरती रही। सन्नाटा उस वक्त बहुत गहरा था जब अचानक गोपाल मराठा का मोबाइल बजा। उसने कॉल रिसीव करके कान से लगाया। कुछ देर तक हूँ हाँ करता रहा। अपनी तरफ से कुछ बोला भी तो ऐसा बोला कि बात समझ में नहीं आई। कुछ देर बाद संबंध विच्छेद करके मोबाइल जेब में रखता बोला, एक और खुशखबरी है। क्या? मेरे मुंह से निकला। धीरज जी भी स्वर्ग से दार गए। तभी दौड़ता हुआ मणिक स्वीट में दाखिल हुआ। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। हाथ में एक जोड़ी कपड़े थे। अशोक की लाश पर नज़र पड़ते ही वह भी जहाँ का तहाँ जाम हो गया। फिर जैसे दिमाग को झटका सा लगा, बोला, ये कपड़े मुझे लिफ्ट में से मिले। धीरज के कपड़ों को पहचानते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लीमोजीन में ब्लेड की धार जैसा पहना सन्नाटा था। हम उस थाने की तरफ जा रहे थे जिसमें धीरज को छोड़कर आए थे। आगे आगे मराठा की एम्बेसडर दौड़ रही थी। सन्नाटा जब मेरी सहन शक्ति से बाहर हो गया तो बोला, हर बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात अब भी समझ में नहीं आई। शगुन ने मेरी तरह सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई जिसे बोलने के लिए प्रेरित करने हेतु मैंने उपरोक्त बात कही थी। वह यूं बैठी रही थी जैसे संगमरमर की मूर्ति बैठी हो। अब मैंने सीधे सीधे कहा, तुम सुन रही हो ना बेवा? अपनी सीट पर बैठे बैठे वह थोड़ी घूमी, मेरी तरफ देखा और इतनी तीखी नज़रों से देखा कि मैं सकपका कर रह गया। फिर उसके मुंह से उतना ही तीखा लहजा निकला, तुम्हें तो अब इस केस में कोई दिलचस्पी ही नहीं है ना? मैंने केस की बात कब कही? मैं थोड़ा बौखला गया। और क्या कहा था? हत्यारे के बारे में कहा था, केवल ये कि मेरी नज़रों में वह सज़ा का हकदार नहीं है, और वह मैं अब भी कह रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि हत्यारे ने तुम्हारे दिमाग को किडनैप कर लिया, तुम्हारे भी और तुम्हारे इस पुत्र के भी, तो क्या मतलब? उसने तुम्हें एक दिशा दी और तुम उसी को सच मान बैठे। किसने? वो जो एम्बेसडर में हमारे आगे आगे जा रहा है। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि शगुन के मुंह से चौंका हुआ सर निकला। क्या बात कर रही हो आंटी? मान लो कि अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का उसे बहुत पहले से पता था। ऐसी स्थिति में क्या उसे अन्याय करने वालों के साथ वही सब नहीं करना चाहिए था जो हत्यारे ने किया? अशोक की हत्या हम सबके सामने हुई है, खुद तुम्हारे सामने भी। वह भी सूट में ही था। तुमने हत्यारे का पीछा भी किया था। वह मेरी बेवकूफ़ी हो सकती है। बेवकूफ़ी? हत्या करने के लिए हत्यारे ने किया ही क्या था? जहर बुझी केवल एक सुई थी जो किन्हीं एक्सपर्ट हाथों ने इस तरह अशोक की तरफ फेंकी कि सीधी उसके पेट पर जा गड़ी। पहले झटके में मुझे लगा कि यह काम सीट के बाहर से की होल के ज़रिए से किया गया है, क्योंकि अशोक का पेट उसके निशाने पर था। सो
पहली जंप पे मैंने उसी तरफ लगाई, लेकिन तुम साथ थे, इसलिए तुम भी जानते हो कि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। इसलिए तुम तिकड़म जोड़ रही हो कि यह सिर्फ तिकड़म नहीं है वेद। थोड़ा दिमाग लगाकर सोचोगे तो लगेगा कि खुद मराठा भी उस वक्त ऐसे कोण पर खड़ा था कि उसके द्वारा फेंकी गई सुई भी अशोक के पेट पर ही लगेगी। मैं चुप। कहता है कि चांदनी के अपनी बहन होने की बात उसने हमें इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसके पिता ने संबंध तोड़ लेने की धमकी दे रखी थी। जितनी बड़ी बड़ी बातें हुई उनके होने पर क्या एक भाई इस बात को केवल इस छोटी सी धमकी के कारण छुपाएगा? और क्या कारण हो सकता है छुपाने का? मन का चोर, उसने कहा। हत्यारा भले ही चाहे जितनी चालाक और शातिर हो, लेकिन उसके मन में एक चोर होता है। उसी चोर ने उससे कहा होगा कि अगर मुझे ये पता लग गया तो कहीं मेरा ध्यान उसकी तरफ ना चला जाए। इसलिए ये राज हमें उसने नहीं बताया, बल्कि हमने मालूम किया। और जब उसे पता लगा कि हमें पता लग गया तो कुछ देर के लिए तो उसका रंग ही उड़ गया था। मुझ पर कुछ कहते ना बन पड़ा। कितना आसान था उसके लिए वह सब। पट्टा बार बार कितने पुरजोर अंदाज में मेरे दिमाग में ये बात ठूसने की कोशिश कर रहा था कि हत्यारी कोई लड़की है। और अब अंत में उसने हमारे दिमागों में ये ठूसने की भी कोशिश की कि हत्यारा जो कर रहा है ठीक कर रहा है। शगोवा उसने छोड़ा और तुम दोनों उसके लपेटे में आ गए। इस कदर कि हत्यारा नेक काम करता नजर आने लगा। अगर तुम्हें अपनी इस थ्योरी पर इतना ही विश्वास है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती? तुम्हें मालूम है मैं बगैर सबूत के किसी पर हाथ नहीं डालती। उसने बात पूरी की। और सबूत जुटाने में अब ज़्यादा देर नहीं है। कुछ भी सही आंटी, मैं अपनी बात पर अड़िग हूँ, शगुन ने कहा। हत्यारा चाहे मराठा हो या कोई और, मगर मैं दिल से यही चाहूँगा कि उसे एक सेकंड की भी सज़ा ना हो। मुझे लगता है मैं भैंसों के आगे बीन बजा रही हूँ। नाराज़गी भरे लहजे में कहे गए उसके इस सेंटेंस के बाद लीमोजीन में एक बार फिर पहले जैसी खामोशी छा गई। और एक बार फिर उस खामोशी को मैंने ही तोड़ा। उस सवाल का जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला जिसके लिए तुम्हारी तपस्या भंग की थी। कौन सा सवाल? चांदनी से संबंधित सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि मेरा ठाकर उसने इतने लंबे लंबे झूठ क्यों बोले। सीधे सीधे वहीं क्यों नहीं बता दिया कि उसके साथ जो उसके साथ हुआ था। ऐसा करने के लिए उससे मैंने कहा था। तुमने? मैं और शगुन इस तरह उछल पड़े जैसे हमारे जिस्म के हर मसाम पर अलग बिच्छू ने डंक मारा हो। उसने वही कहा था जो हमने सुना, और बावजूद इसके हमें यकीन नहीं आ रहा था कि उसने वही कहा। हम उसकी तरफ ऐसे अंदाज में देखते रह गए जैसे कोई बच्चा कमाल पाशा के किसी जादू पर उसकी तरफ देखता रह गया हो। क्या बात कर रही हो विभा? मेरे मुंह से ये लफ्ज़ बहुत देर बाद निकलने के बावजूद अटक अटक कर निकली। भला तुमने उससे ऐसा कब कहा और क्यों कहा? शगुन का सवाल। पहले किसके सवाल का जवाब दूँ? चाहे जिसका दो, मगर दो। तुम दोनों गधे हो। मेरे ख्याल से तो तुम्हारे दिमाग में उसी वक्त ये सवाल उठना चाहिए था जिस वक्त ये पता लगा था कि चांदनी शगुन के साथ साथ विराट की भी दोस्त थी, बल्कि भावनात्मक रूप के से विराट के ज़्यादा नज़दीक थी। उसे वहीं समझाने के फेर में विराट को ये भी बताना पड़ा था कि वह मेरा बेटा है, जो एक दिन मैंने तुम्हें समझाया था। तुम्हें उसी समय समझ जाना चाहिए था कि उसे अगर मेरी मदद की ज़रूरत थी तो विराट के ज़रिए सीधे सीधे मुझी से संपर्क क्यों नहीं साधा, शगुन के ज़रिए मेरे पास क्यों आई? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि विराट के ज़रिए वह पहले ही तुमसे संपर्क साध चुकी थी? मेरे मुंह से हैरानी भरे शब्द निकले। उसी दिन, जिस दिन सुबह और शाम की चांदनी में फ़र्क आया था, जिस फ़र्क ने अशोक के दिमाग के धुर्रे उड़ा दिए थे, वह कहती चली गई। अशोक के ऑफिस जाते ही उसने विराट को फ़ोन मिलाया था और मुझसे बात करने की रिक्वेस्ट की थी। विराट की सिफारिश पर मैंने उससे बात की और वह सब जाना जो पिछली रात उसके साथ हुआ था। मैं ये सुनकर दंग रह गई कि हमारी युवा पीढ़ी पतन के कितने गहरे अंधकूप में जा गिरी है। लेकिन तब तक क्योंकि इस मामले में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से मैं जिंदलपुरम से निकलती, इसलिए दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं समझी। मेरी नज़र में इन लोगों को दो सज़ाएं मिलनी चाहिए थी। पहली, समाज के सामने एक्सपोजर हो जाना, और दूसरी, पुलिस द्वारा उन सब की गिरफ्तारी। चांदनी उस वक्त भावनात्मक रूप से बहुत आहत थी, इसलिए मैंने उसे समझाया कि इस दुनिया में पिसने से काम नहीं चलता, पीसने से काम चलता है। अतः आज शाम को जब अशोक ऑफिस से आए तो उसे अपना बदला हुआ रूप दिखाओ, तब देखना उसकी क्या हालत होगी। वही हुआ। ओह, तो वह सब उसने तुम्हारी सलाह पर किया था? वह कहने लगी कि इस तरह तो वह मुझे अगली पार्टी में भी शामिल कर लेंगे। जब मैंने कहा कि वह शामिल हो जाए तो हैरान रह गई, लेकिन अगली ही सांस में मैंने समझाया कि पकड़े हुए तभी जाने चाहिए जब इस तरह की दूसरी पार्टी कर रहे हो, यानी रंगे हाथों। मैंने उससे कह दिया था कि जैसे ही अगली पार्टी की जगह और तारीख पता लगे मुझे बता दे। मैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से कहकर वह छापा डलवा दूंगी और उन्हें यह भी बता दूंगी कि ज़बरदस्ती किसके साथ की जा रही है। तब जाकर वह सारी बात समझी और मेरे प्लान पर काम करने को तैयार हुई। लेकिन
उसका दूसरा फ़ोन रतन की हत्या के इल्ज़ाम में फंसने और कोर्ट से ज़मानत होने के बाद आया। बुरी तरह रो रही थी वो। रोते रोते बताया कि दूसरी पार्टी भी हो चुकी है, उसमें रतन की हत्या भी हो चुकी है और उसके पिता को कैद करके उसे उस हत्या के इल्ज़ाम में फंसाया भी जा चुका है। वही सारी बातें विस्तार से बताई उसने जो कुछ देर पहले तुम अशोक के मुँह से सुन चुके हो। जब मैंने पूछा कि उसने पार्टी से पहले फ़ोन क्यों नहीं किया, तो उसने बताया कि उस रात अशोक 9 बजे घर पहुंचा और कहा कि पार्टी में चलना है, जगह तब भी नहीं बताई थी। उसके बाद लगातार वह उसके साथ ही रहा, फ़ोन करने का मौका ही नहीं मिला और पार्टी में वह सब हो गया। उसके बाद मैं अवाक रह गई। कहीं ना कहीं गिल्ट भी थी कि चांदनी इतने बड़े झमेले में इसलिए फंसी है क्योंकि मैंने मसले को बहुत हल्का लिया। अब उसे उस झमेले से निकालना मेरी ड्यूटी बनती थी। उसके पिता को रमेश की कैद से निकालना भी मेरा ही फ़र्ज़ था, जिनकी वजह से वह उनके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर थी। साथ ही दिमाग में ये बात भी थी कि इतने रहस्यमय तरीके से रतन की हत्या की तो किसने की। कहने का मतलब ये कि अब दिल्ली आकर इस किस्से में इन्वॉल्व होना मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। लेकिन सभी जानते हैं कि मैं आम तौर पर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जिंदल फर्म से बाहर नहीं निकलती हूँ। इसलिए उसे मेरठ जाकर तुमसे मिलने की सलाह दी और किस्से को तोड़ मरोड़ कर सुनाने को कहा। तोड़ मरोड़ कर क्यों? तोड़ मरोड़ कर क्यों? अगर वह तुम्हें सीधे सीधे वह बताती जो हुआ था तो मुझे मालूम है कि तुम उसे मेरे पास नहीं लाते, क्योंकि जानते हो इतने सीधे किस्सों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं होती। मुमकिन है कि अपने स्तर पर ही उसकी समस्या का कोई हल कर देते। इसलिए मैंने उसे ऐसा किस्सा बनाकर तुम्हें सुनाने के लिए दिया जिसे सुनकर तुम्हारी खोपड़ियाँ घूम जाएं और तुम्हें लगे कि हाँ, मामला बेवा के स्तर का है। मुंबई से कुरियर द्वारा अशोक की अंगूठी से मिलने आदि के पेचदार नज़र आने वाले पंच किस्से में इसलिए जोड़े गए थे। और वह पीले घर वाली पहेली, वह तो सच में मेरे लिए भी पेश था, जो बजाज भवन में पपीतों के पेड़ों को देखने के बाद ही समझ में आया। बाद में मैं सच्चाई बताने में क्या अर्ज था। मेरठ में जब तुम मिस्टर चैलेंज बनकर मुझे छका रहे थे तब नहीं सोचा था कि कभी तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा कर सकता है। पढ़ें मिस्टर चैलेंज, जल्दी अपलोड किया जाएगा चैनल पर। ओह, तो इस बार बदला लिया है तुमने मुझसे, ऐसा भी समझ सकते हो। थोड़े शरारती अंदाज में कहने के बाद वह सीरियस होकर बोली, लेकिन वेद, सच्चाई यह है कि पहले ही से काफ़ी कुछ सच्चाई मालूम होने के बावजूद दिल्ली आते ही मैं घटनाओं में कुछ ऐसी उलझी कि खुद मेरा ही दिमाग घूम गया। थाने में कदम रखते ही मैं चांदनी को बेकसूर साबित कर चुकी थी। सारे पेच अवंतिका की हत्या ने फांसे। उसके बाद यह धमाकेदार खबर मिली कि इन लोगों ने छंगा बूरा को कहाँ रखा है, उन्हें गिरफ्तार किया। तुम्हें याद होगा कि जब वहाँ से लौट रहे थे तो एक फ़ोन आया था, जिसके बारे में तुम्हारे पूछने पर भी मैंने कुछ नहीं बताया। वह फ़ोन चांदनी का था। उसने बताया कि वे लोग चाहते हैं कि मैं यमुना में कूदकर सुसाइड करने का नाटक करूं, ताकि लोग समझ सकें कि मैं मर गई हूँ। उन्होंने मुझसे एक डायरी में ये लिखवा लिया है कि मैंने रतन, छंगा बूरा और अवंतिका की हत्या कैसे की। उसने उनका मकसद भी बता दिया था और ये भी कहा था कि वह अभी भी अपने पापा की खातिर वह सब करने के लिए मजबूर है। मैंने कहा कि इस तरह तो खुद तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तो उसने विश्वास दिलाया कि यमुना में कूदने से उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत अच्छी तैराक है। उसके आश्वासन पर ही मैंने भी ये कह दिया कि धीरज आदि को धोखा देने के लिए यह नाटक कर देना ही ठीक है। उसके बाद वीणा ने चांदनी के यमुना में कूदने की खबर दी। अगले दिन हम बजाज भवन पहुँचे, वहाँ से गुड़गांव। कामता प्रसाद को आज़ाद कराते ही मुझे लगा कि अब चांदनी प्रेशर से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन रमेश की हत्या और वहाँ से बरामद चांदनी के कपड़ों ने जहाँ मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया, वहीं यह फिक्र भी खाने लगी कि चांदनी जिंदा भी है या नहीं। और जब उसकी लाश मिली तो कहीं ना कहीं मैं खुद को भी दोषी समझने लगी, शायद ये सोचकर कि मैंने उसे यमुना में कूदने की सहमति क्यों दी। लेकिन अगर उसकी हत्या नहीं हुई, वह पत्थर से सिर टकराने के कारण ही मरी, तो हत्यारे ने उसके साथ वैसा सलूक क्यों किया जैसा अपने शिकारों के साथ कर रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं, विभा ने कहा। पहला ये कि उसकी नज़र में शायद वह भी उसी ग्रुप की मेंबर थी, और दूसरा ये कि मुमकिन है कि वह उसकी लाश के साथ भी वैसा ही सलूक करके इन्वेस्टिगेटर्स को धोखा देने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि लीमोजीन एम्बेसडर के पीछे रुक गई। हम थाने पहुंच चुके थे। धीरज सिंघानिया उस वक्त भी टॉर्चर चेयर पर बैठा था, मगर जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। होता भी कैसे, वे सब तो हमारे पास थे। हाँ, उसकी गोद में सुधा के कपड़े ज़रूर रखे थे, पेट पर ला लिखा था। सॉरी। उसकी आंखें देखकर विभा ने बताया कि यह हत्या भी इंसुलिन के इंजेक्शन से की गई थी। गोपाल मराठा अपने दोनों कूलों पर हाथ रखे धीरज की लाश को ऐसे अंदाज में देख रहा था जैसे बच्चा अपने सबसे पसंदीदा खिलौने को देख रहा हो। होठों पर बहुत ही प्यारी मुस्कान थी उसके। यह वह गोपाल मराठा था जिसे थाने में आते ही वहाँ के स्टाफ पर चढ़ जाना चाहिए था, चीख चीख कर पूछना चाहिए था कि उनके रहते उनकी कस्टडी में मौजूद कैदी मर कैसे गया।
जिसे थाने के सारे स्टाफ को सस्पेंड कर देना चाहिए था, उसने किसी से एक सवाल भी तो नहीं किया। सभी सहमे हुए थे। उस वक्त वहाँ केवल 3 आदमियों का स्टाफ था, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और मुंशी। तीनों ऐसे खड़े थे जैसे मुर्दे खड़े हों। यह सवाल भी उनसे विभा को ही करना पड़ा कि क्या कैसे हुआ। रोते पीटते सब इंस्पेक्टर ने केवल इतना ही बताया कि उन्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम कि 1 बजे के करीब अचानक वे तीनों बेहोश हो गए थे। करीब 2.5 घंटे बाद होश में आने पर कैदी को उस अवस्था में पाया जिसमें इस वक्त हैं। काफ़ी देर की खामोशी के बाद शगुन ने कहा, इसका मतलब आपका आइडिया ठीक निकला आंटी। सुधा के बाद हत्यारे का शिकार ये है और इसके पेट पर ला लिखा है और इसके बाद वाली लाश पर तेई। मैंने कहा, मेरे ख्याल से तो सीक्वेंस बनने ही वाला है। कहने के साथ शगुन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, उसके मैसेज वाले वर्जन में गया और हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखा, क्योंकि वो बीवियाँ बदलते। फिर उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। मैं भी उसके पीछे पहुंच गया था और स्क्रीन पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। क्योंकि वो बीवियाँ बदलते, वाह, ये तो हत्यारा साफ साफ कह रहा है कि वह उनकी हत्याएं इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बीवियाँ बदलते इससे आगे हैं होना चाहिए। विभा या थे, मतलब बस एक हत्या और होनी है। उत्साह से भरा शगुन बोला और सेंटेंस पूरा हो जाएगा। बची भी तो एक ही है। मैंने कहा, मंजू कपाड़िया, जल्दी से जाओ। विभा दरवाजे की तरफ लपकी। एकाएक ही वह बहुत बेचैन सी नजर आने लगी थी। माफ़ करें विभा जी, मैं नहीं आ रहा हूँ, मराठा ने कहा। वह ठिठकी, घूमी और बोली, क्यों? अब इस केस में मेरी बस इतनी दिलचस्पी रह गई है कि हत्यारा कभी ना पकड़ा जाए। उसने कहा, सुना है कि जिस केस के पीछे आप पड़ जाती हैं उसके हत्यारे को बेनकाब होना ही पड़ता है। जब तक आप कपाड़िया विला पहुँचेंगी तब तक मैं मंदिर में जाकर अपने इष्ट देव से यह प्रार्थना करूँगा कि वे आपके करियर पर दाग लगा दे। इस केस को आपके जीवन का एक ऐसा केस बना दे जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकी, जिसके हत्यारे को कभी नहीं पकड़ सके। विभा के जबड़े बिछ गए थे। फिर उसने आंखों से मुझ पर कहर बरसाया और शब्दों को चबाती सी बोली, तुम्हारा भी यही फैसला है या चल रहे हो? मैं इनकार नहीं कर सका। शगुन भी मेरे पीछे लपक पड़ा था। लीमोजीन कपाड़िया विला के पोर्च में जाकर रुकी थी कि सारा वातावरण एक गोली चलने की आवाज़ से दहल उठा। विभा दरवाज़ा खोलकर कूदने वाले अंदाज में बाहर निकली। मैंने और शगुन ने भी अनुसरण किया। गोली चलने की आवाज़ इमारत के अंदर से आई थी। लॉन में काम कर रहे माली, आयरन गेट पर तैनात गार्ड और बाहर मौजूद अन्य कई कर्मचारियों को चौंकता छोड़कर हम दौड़ते हुए अंदर पहुंचे। लॉबी में कई लोग एक तरफ को दौड़ते नजर आए। विभा भी उसी दिशा में दौड़ी और हम भी। चारों तरफ से बस यही आवाज़ें आ रही थी, क्या हुआ, क्या हुआ। जल्दी हम भी उस कमरे के बाहर पहुंच गए जो हर भागने वाले का टारगेट था। धनंजय कपाड़िया पागलों की मानंद उस कमरे के बंद दरवाजे को पीटते हुए बार बार मंजू को पुकार रहे थे। अंदर खामोशी थी। वेद, शगुन, उसने तेज़ आवाज़ में हमसे कहा, जल्दी से देखो, इस कमरे की कहीं कोई खिड़की तो नहीं है। एक पल को तो हम हड़बड़ा से ही गए। अभी गैलरी में एक तरफ को भागने ही वाले थे कि धनंजय ने कहा, नहीं, इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है। तो फिर तोड़ दो दरवाजे को। शगुन ने जोर से उस समय कंधा मारा। वेला के कई कर्मचारी भी उसकी मदद करने लगे। धनंजय कपाड़िया भी शायद यही चाहते थे। उधर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश चल रही थी। इधर विभा ने उनसे पूछा, कैसे हुआ ये सब? हमें कुछ नहीं पता, हम तो खुद गोली की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से दौड़े आए हैं। हे भगवान, क्या होने वाला है? क्या अंदर मंजू के पास कोई रिवॉल्वर था? रिवॉल्वर तो घर में एक ही है, हमारा लाइसेंसी रिवॉल्वर, मगर वो तो हमारे कमरे में होना चाहिए। तभी धाड़ की ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद का बंद दरवाज़ा अंदर की तरफ जाकर गिरा। शगुन, कर्मचारी और शायद संजय कपाड़िया भी एक रेले के रूप में अंदर दाखिल होने ही वाले थे कि विभा की तेज़ आवाज़ ने सबको जहाँ का तहाँ रोक दिया। ठहरो! हर निगाह केवल उसी के चेहरे पर अटक कर रह गई। हमारी परमिशन के बगैर कोई अंदर नहीं जाएगा। मगर विभा जी, केवल आप हमारे साथ थोड़ा अंदर तक आ सकते हैं। वे स्थिर से खड़े रहे। बाकी सबको यहाँ से हटाइए। वहाँ मौजूद सभी कर्मचारी झांक झांक कर कमरे में देखने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन वहाँ से किसी को वैसा कोई दृश्य नज़र नहीं आ रहा था जिसे वे देखना चाहते थे। धनंजय कपाड़िया ने जब सबको हटने के लिए कहा तो भले ही वहाँ से हटने की मर्जी किसी की नहीं थी, लेकिन हट सभी गए। बहरहाल सब उनके नौकर ही थे। उसके बाद हमने कपाड़िया के साथ अंदर कदम रखा। एक छोटी सी गैलरी पार करने के बाद जब 15 के एक कमरे में पहुँचे तब वह दृश्य नज़र आया जो अपेक्षित था। बाईं दीवार के साथ लगे बेड पर मंजू लहूलुहान पड़ी थी। रिवॉल्वर उसके दाएं हाथ में था और दाईं ही कनपटी से अभी तक भी खून बह रहा था। कोई भी एक ही नज़र में देखकर कह सकता था कि उसने खुद को गोली मार ली। साड़ी पहने हुई थी। वह पल्ला वक्षस्थल और पेट पर पड़ा था। विभा जिंदल ने धनंजय कपाड़िया को बेड के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाने दिया। उससे काफ़ी पहले कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रोका
और पूछा, रिवॉल्वर आपका ही है? अवाक मुद्रा में भी बड़ी मुश्किल में हाँ मैं गर्दन हिला सके। प्लीज़ अब आप बाहर जाएं और हो सके तो पुलिस को फ़ोन कर दें। तब तक मैं कमरे को अपने नज़रिए से देखना चाहूँगी। धनंजय विभा की तरफ ऐसी नज़रों से देखते रहे जैसे समझ ही ना पा रहे हो कि उसने क्या कहा है। विभा ने शगुन से कहा, शगुन अंकल को बाहर ले जाओ बेटे, और तुम दरवाजे पर ही तैनात रहोगे। जब तक हम ना चाहें तब तक कोई अंदर ना आ पाए। शगुन ने तुरंत धनंजय के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चलाता कमरे से बाहर ले गया। मैं और विभा बेड के नज़दीक पहुंचे। ड्रॉज के टॉप पर पेपर वेट से दबा एक कागज़ नज़र आ रहा था। हम दोनों ही करीब करीब एक साथ उस पर झुके। उसे हाथ नहीं लगाया हमने, झुके झुके ही पढ़ा। लिखा था, क्योंकि मुझे भी इन लोगों ने इसी तरह अपने ग्रुप में शामिल किया था, इसलिए काले मोतियों वाले पीले घर में एक एड्रेस छोड़कर चांदनी की मदद करने की कोशिश की, मगर इससे मेरा का गुनाह कम नहीं हो जाता। मैंने विवाह की तरफ देखा, लेकिन वह मेरी तरफ देखे बगैर बेड की तरफ बढ़ गई थी। फिर उसने अपने कोट के अंदरूनी हिस्से से कुछ कपड़े निकालने शुरू किए। वे मर्दाने कपड़े थे। विभा ने उन्हें एक गट्ठर की शक्ल दी और फिर गट्ठर को बेड पर उछाल दिया। विभा, मेरी आवाज़ बुरी तरह काँप रही थी। क्या ये कपड़े अशोक बजाज के? उसने बगैर कोई आवाज़ जवाब दिए मंजू की साड़ी का पल्ला उसके पेट से हटाया, अपने कोट की जेब से एक स्केच पेन निकाला और बाएं हाथ से उस पर थे लिख दिया। काम पूरा करने के बाद जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर वे ही भाव नजर आए जो कैलेंडर्स में शेरावाली के चेहरे पर असरों का श्रृंगार करते वक्त नजर आते हैं। मेरे पैरों तले से मानो धरती सरक गई। बहुत ही गहरे अंधकूप में गिरता चला जा रहा था मैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये नॉवेल बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं वेद प्रकाश शर्मा के किसी अगले नॉवेल में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।